टॉकीज के नाम से ये एक सीरीज, हफ्तावार सीरीज का आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत पिछले हफ्ते हुई थी और हमारे पहले मेहमान थे इफ्तिखार आरिफ साहब। अब इस दफा हमारी खुशकिस्मती है कि जावेद अख्तर साहब हमारे साथ शामिल हैं। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बम्बई से आप हमारे साथ इस वक्त शरीक हैं। आपकी इज्जत अफजाई। बहुत से सवाल हैं जो आपसे पूछने के लिए हमारे जहन में हैं और जो ऑडियंस है वो भी अपने मैसेंजर के जरिए मुझे अपने सवाल पहुंचाती रहेगी, मैं उस पर भी एक नजर रखूंगी। लेकिन मैं जावेद साहब जरा रिवायती अंदाज में ये गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना चाह रही थी, यानी शुरू से बात को शुरू करना चाह रही थी, आपके बचपने से बात को शुरू करना चाह रही थी। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके लिए उर्दू अदब, उर्दू की दुनिया आपका ओढ़ना बिछौना था। जिस घर में आपकी पैदाइश हुई, हम ये भी कह सकते हैं कि तरक्की पसंद अदब और तरक्की पसंद तहरीक की गोद में आपका बचपन गुजरा। तो इस माहौल में, और हम उनका नाम भी गिनवाएंगे जैसे जैसे बात होती जाएगी, फर्दन फर्दन जो जो लोग थे आपके खानदान के, इमीडिएट फैमिली के, जो इस तहरीक से शामिल थे। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि एक छोटा बच्चा तरक्की पसंदी को या शायरों को या अदब को कैसे कंसीव करता है। यानी ये जो इनकलाब का तस्वुर है जिसका वादा था कि वो आएगा, तो वो इनकलाब किस चिड़िया का नाम है? एक छोटे बच्चे के जहन में वो क्या चीज है जो आपकी जो अर्लीस्ट मेमोरीज हैं उर्दू की दुनिया से जुड़ी हुई या तरक्की पसंद अदब से जुड़ी हुई या उस तहरीक से जुड़ी हुई, तो वो हमारे साथ जरा शेयर कीजिए। देखिए, मैं, ये तो सच है कि जिस घर में पला बड़ा और जो शुरू में बहुत ही यंग एज में, मतलब 4-5 साल की उम्र, 6 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ, तो चारों तरफ बस इनकलाब ही था, आने वाला था। और 4-5 साल के बच्चे को भी पूरा इल्म था कि अब इनकलाब आने को है, शायद अभी 2-4 दिन की बात है। और बड़ा हार्ड कोर एक कम्युनिस्ट एटमॉस्फेयर हमारे घर में था। अच्छा, नानिहाल में दोनों तरफ के था, इसलिए कि जो हमारे मामू थे वो तो बड़े कांग्रेस के बड़े एक्टिव मेंबर थे और बड़े इम्पोर्टेंट मेंबर थे। कांग्रेस की जो सेंट्रल कमेटी होती थी, जो अब अंसार नरवानी साहब जी जी वो उसमें थे, बरसों जेलों में रहे। 14 अगस्त 1947 को भी कलकत्ता जेल से छूट के आए। तो वो एक तरफ बहुत हार्डकोर, दूसरा जो मेन नेशनलिस्ट मूवमेंट कांग्रेस का था उसमें भी लोग थे, और कुछ कॉमरेड्स भी थे कम्युनिस्ट हार्डकोर। मतलब हमारे घर में स्टालिन की, माँ बाप के घर में स्टालिन की तस्वीर लगी हुई थी। मैं 4 साल की उम्र में कन्विंस था कि मेरे दादा की तस्वीर है और स्टालिन मेरे दादा ही हैं और इनकलाब आने वाला है। घर में बच्चे जिद करते हैं ये दाल अच्छी नहीं है, वो खाना अच्छा नहीं हो, तो जब होता था माँ कहती थी कि जब तुम जेल जाओगे तो जेल में यही खाने को मिलेगी सब्जी, तो तुम क्या करोगे? तो मजबूरन खानी पड़ती थी, इसलिए कि जेल तो जाने ही वाला हूँ। 4 और 5 साल की उम्र में यकीन था कि इनकलाब के लिए मुझे भी जेल जाना है। तो ये इस तरह की एक, मतलब एक ड्रीम वर्ल्ड में मेरा बचपन गुजरा। मुझे अच्छी तरह याद है, शायद 6 साल का होऊंगा मैं, 7 साल का होऊंगा, जब मुझ पे ये बात जाहिर हुई कि एक्चुअली स्टालिन मेरे सगे दादा का नाम नहीं है। तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है उसकी वजह से वो लम्हा मुझे याद, हालांकि बहुत ही कम उम्र होगी जाहिर। तो ये सब कुछ था। और क्योंकि बाप शायर थे, मामू शायर थे, तो उनकी जो माँ थी वो भी अदीब थी, और इस्मत आपा उनकी क्लास फेलो, बल्कि रूममेट भी थी जब अलीगढ़ में लोग अब्दुल्ला कॉलेज में पढ़ते थे। जब अख्तर साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे तो मजाज, जज्बी, ये सारे शायर वहीं थे। ये लोग मेरे ख्याल में जो शायर थे, मजाज, जज्बी, सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, ये तमाम के तमाम मशहूर हो गए थे अपनी कॉलेज लाइफ में। जी हाँ। जब ये स्टूडेंट थे तभी ये ऑल इंडिया शोहरत इन्होंने पा ली थी। तो इनकी पुरानी दोस्तियां, तो ये सारा माहौल जो था, राइटर्स, इस्मत आपा तो खैर हम लोग फैमिली थे, जैसे उनके लिए बम्बई जाते थे तो उनके यहाँ ठहरते थे, वो आती थी लखनऊ या भोपाल तो हमारे यहाँ ठहरती थी। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं इनकी बातें, ये सब कुछ कहीं ना एक थ्रू सब प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस जाती रहती है। मुझे अच्छी तरह याद है रशंदा कि क्या दस्ते सबा कौन से साल में छपी होगी, दस्ते सबा फैज साहब ने मजाज साहब को भेजी थी लखनऊ,
और वो एक छोटे से पार्सल में आई थी, और उसके बाद वो खोली, उसमें उनका दस्तखत था मजाज के लिए, फैज। और वो मुझे मजाज साहब ने दी, उस समय 8 या 9 बरस का हूँगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता। 10 बरस की उम्र में तो जब मैं था तो उनकी डेथ ही हो गई 55 में। तो उन्होंने मुझे कहा है तुम पढ़ो। हालांकि वो जबान चूंकि थोड़ी पर्शियनाइज थी तो मुझे मुश्किल लगी। मैंने कई लफ्ज के माने भी पूछे, जिनमें से एक लफ्ज मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बोलते थे मुर्गाने चमन। तो मैं कहा मुर्गों का क्यों जिक्र फैज साहब ने किया है? तो फिर उन्होंने मुझे मुर्गाने चमन के माने बताए। तो मगर वो उस मुर्गे ने मुझे काफी कंफ्यूज किया था, मुझे अच्छी तरह याद। मगर आप ये देखिए कि इतने छोटे बच्चे को आप दस्ते सभा भी देते हैं, उसे कहते हैं पढ़ो भी, फिर पूछते तुम्हें क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो ये सारी चीजें तो कहीं जाती रहती। एक और मुझे अपने बचपन का वाकया याद है कि मैंने बचपन में देखा होगा कृष्ण जी को, मुझे मालूम नहीं। जाहिर है कि जब यहाँ आते थे तो बम्बई जब आते थे बचपन में अपनी माँ के साथ, तो यही सब लोगों से मिलते थे। लेकिन पहली दफा मैंने कृष्ण जी का नाम सही तरह से कब सुना, ये मुझे अच्छी तरह याद। मैं 6th क्लास में था, कॉलविन तालुकेदार कॉलेज में था। तो वहां जो हमारी उर्दू के क्लास थी, उसमें टीचर ने हमको सुबह का मंजर इस पे मजमून लिख के लाओ। अब बेचारा 8 साल का 9 साल का बच्चा, उसने क्या, लखनऊ का रहने वाला, शहर में कभी गांव तो गया नहीं, तो उसे क्या सुबह का मंजर बताएगा वो। तो मैंने याद किया बैठ के कि सुबह क्या होता है। तो मुझे किसी ने, घर में जो नौकर थे उनमें से किसी ने बताया था कि सुबह 4 बजे 5 बजे जब बिल्कुल सन्नाटा होता है, कभी कभी बनारसी बाग जो जू था वहां का, लखनऊ, वहां से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। तो ये मेरी एक फैंटेसी थी कि कभी मैं भी अपने घर से वो आवाज सुन सकूं अपने घर में, जो वहां से आती है। तो मैंने मजमून लिखा कि सुबह सुबह अजायब घर से, जू से नहीं, अजायब घर से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। और जिन लोग के घर अजायब घर के पास होते होंगे उन्हें शायद भालू की आवाज भी आती हो। खैर ये इस तरह का पूरा मजमून था वो। ये मुझे उसकी बिगनिंग याद है, ये थी जो मैंने अभी सुनाया। तो मेरी खाला हमीदा सालिम जो थी, उन्होंने देख ली और बहुत नाराज हुई मुझ पे कि ये क्या बकवास तुमने लिखी है, मुहम्मल मजमून, ये वो। और बहुत डांटा, और घर वालों से सबका ये देखिए बैठ के उन्होंने पूरा मजमून खुद लिख डाला, फ्री हैंड। अच्छा, फ्री हैंड लिखना क्या होता है ये मुझे आज तक नहीं समझ आया। भाई ये तो कृष्ण चंद्र है ना, बैठे लिख दिया। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इस नाम से कि कृष्णचंद्र कौन है कि जब चाहे ये फ्री हैंड सुबह के मंजर का मजमून लिख सकते हैं, ये कौन सा आम है भाई। तो वो मेरे माइंड में रह गया कि सिर्फ कृष्णचंद्र के बस का काम है सुबह के मंजर पे फ्री हैंड मजमून लिखना, और मेरे दिल में उनकी बड़ी इज्जत हो गई। बहरहाल उसके बाद मेरी खाला ने वो मजमून लिखा और मुझे दे दिया कि ये लेके जाओ, क्योंकि बिल्कुल झूठा मजमून था कि सुबह सवेरे किसान अपना हल अपने कंधे पे रख के जब बैल की जोड़ी लेके खेतों की तरफ जाता है, तो बैलों के गले में बजती हुई नुकरई घंटियां। ना मुझे नुकरई घंटियां मालूम, ना बैल मालूम, ना किसान मालूम, ना हल मालूम, मैंने तो कभी देखे भी नहीं। बहरहाल वो ले जाके मैंने दे दिया। टीचर को भी मालूम होगा कि अपनी खाली से लिखवा के आया होगा। तो कृष्णचंद से मेरा इंट्रोडक्शन ये है जी। और बाद में खैर मैं उनका बहुत आर्डेंट फैन रहा। जी, मुझे अंदाजा है। जी 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 जी। जी। अच्छा, तो आप क्या इतने लोग हैं आपके खानदान में जो लिखने वाले रहे हैं? आपके वालिद एक अहम शायर, आपके मामू, आपके दादा, आपके परदादा, यहाँ तक कि एक ऐसे वक्त में जहाँ औरतें बहुत कम लिखती थी, खासतौर से शायरी कम करती थी, आपकी परदादी भी शायर थी। तो क्या वजह है कि आपने ये सर्किटस रूट लिया, बड़ा डिटूर लेते लेते आए, देर कर दिया आपने उर्दू शायरी तक आते आते, और उस डिटूर में शोले और दीवार और एंग्री यंग मैन सब शामिल होते गए, और फिर आप इस जगह पे आए? इसकी क्या वजह? Was there a rebellion? अब भाई आप ये मिसरा ही पढ़ देती, देर लगी आने में उनको शुक्र है लेकिन आए तो। आए तो मैं चलिए ये कहती है, या ये भी पढ़ सकती, बड़ी देर की मेहरबान क्या थे वही आपका कह दिल रही थी नीचा, असल में। जी दोनों जी बात। जी। वो क्या है कि ये भी सच है कि बहुत दिनों तक मेरे जहन में रहा कि कुछ शायरी जरिए इज्जत नहीं मुझे। होता क्या है कि जब एक दुकानदार का बेटा बागी होता है तो दुकान पे बैठने से मना कर देता है, मैं तो नहीं बैठूंगा दुकान पे, कुछ भी हो, मैं कुछ भी करूं दुकान पे नहीं बैठूंगा। तो वैसे ही अब जिस घर में
जनरेशन से शायरी हो रही हो, बाप भी शायर, मामू भी शायर, चचा भी शायर, तो अब आप वहां बागी हो तो क्या करेंगे? यही कहेंगे कि मैं शायरी नहीं करूँ, मुझे नहीं करनी शायरी। जबकि हकीकत यह है कि मैं 14 साल 15 साल की उम्र में मुझे हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों शेर अजबर थे। और बैतबाजी में मैं जब हिस्सा लेता था अपने स्कूल में 12-13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, तो बहुत मुझे इनामात मिलते थे, बहुत मैंने इनाम लिए बैतबाजी में। अलीगढ़ में हमारी स्कूल की टीम भी जाया करती थी, मिंटो सर्कल की टीम थी, हमारा स्कूल था जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कंपटीशन में हिस्सा लेता था। और हम लोग सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाते थे, तो उसके बाद जज जो है वो आमतौर से हमें गर्ल्स कॉलेज की टीम से हरवा देते थे। तो वो लोग बेचारे फाइनल में चली जाती, हम रह जाते थे। तो हम लोग सब 12-13-14 साल के बच्चे थे, लेकिन हम एमए में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों से टक्कर लेते थे। और 17-18 साल की उम्र में मुझे ये भी मालूम हो गया था कि मैं मिसरा मौजू कर सकता हूँ। और मुझे शायरी पसंद है। मेरे जो दूसरे दोस्त कॉलेज के, और फिर जब मैं बम्बई आया, यहाँ जो मेरे यंग दोस्त थे शायरी करते थे, मैं उन्हें कभी कभी मिसरा भी सजेस्ट कर देता था, या उसमें कोई तरमीम सजेस्ट करता था, जो कभी वो मानते थे कभी नहीं मानते थे। लेकिन मुझे ये इत्मीनान था कि मैं लिख सकता हूँ। लेकिन सच ये है कि 2-3 वजह थी। एक तो ये कि एक जो कम इल्मी का जो एतमाद होता है वो बड़े किस्मत वालों के पास होता है, कि आपको पता ही नहीं है तो आप में डर नहीं होता। अब चूंकि बचपन से शायरी सुनी थी, पढ़ी थी, याद की थी, अप्रिशिएट की थी, तो कहीं तो सेंस था कि अच्छी शायरी किसे कहते हैं। जी। तो वो खौफ के भाई ये हम कर सकेंगे, ऐसी शायरी हमसे होगी, ये खौफ भी कहीं रुकता है। और मुझे ऐसा लगता है 2-4 काम ऐसे होते हैं जिनमें मीडियोक्रिटी तो कहीं भी नहीं अच्छी होती, लेकिन मीडियोकर पहलवान और मीडियोकर शायर और मीडियोकर कव्वाल बड़ी ट्रेजिक फिगर्स होती है। ये तो तीन हाँ, कैटेगरीज हैं आपके जी जी जहन में। जी जी, कि ये कहीं भी पिट गया, अब वो मामूली पहलवान है, किसी ने उठा के पटक दिया। अब वो शायर भी है, हूट हो रहे हैं मुशायरों में। अच्छा, मुशायरों में उस जमाने में हूटिंग बड़ी होती थी, अब पता नहीं, अब नहीं होती उतनी शायद। तो वो बिठा देते थे जरा से भी खराब शायर को। और ये भोपाल वगैरह की ऑडियंस तो बड़ी जालिम थी, वो खराब शायरी तो सुनती ही नहीं थी। तो वो भी खौफ होता था कि भाई ये देखिए, तो फिर शायरी करे तो अच्छी करे आज। और कहीं वो बगावत का भी था कि तो मुझे नहीं करनी है, मैं तो फिल्म का शायक था। और चूंकि प्रोज बहुत पढ़ी थी मैंने, जितनी शायरी पढ़ी थी उतनी प्रोज भी पढ़ता था, फिक्शन बहुत पढ़ता था। तो अगर आप फिक्शन पढ़ते हैं और फिल्मों से दिलचस्पी है तो फिर आप स्क्रिप्ट राइटर बन जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। तो मैं आया था बॉम्बे डायरेक्टर बनने, असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ। लेकिन हुआ ये कि जहाँ कोई सीन में चेंज वेंज की जरूरत पड़ती थी तो राइटर वहां होते नहीं थे। तो मैं कहता था आप इजाजत दे तो मैं कर दूं, ठीक। और वो धीरे धीरे फिर मुझसे सीने लिखाने लगते थे। तो हर आदमी ने जो भी जहां मैंने काम किया मुझे यही कहा, यूनिट ने भी डायरेक्टर, भाई तुम राइटर क्यों नहीं बनते हो, तुम्हें लिखना इतना अच्छा था, तुम लिखो। तो मुझे जबरदस्ती बना दिया। अच्छा, फिर उसमें काम चल भी पड़ा। फिर सलीम साहब और मैं साथ में काम करने लगे, और कुछ पत्ते सारे सही पड़ गए हमारे। तो इतना खुशी काम हो गया, और इतना लुक्रेटिव कि फिर ध्यान उधर ही रहा, शोहरत इज्जत सब मिल गई उधर। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आदमी घूम फिर के खैर से बुद्धू जो है वो घर आ जाते हैं शाम तक, जो सुबह के भूले हैं। तो वही हुआ कि अल्टीमेटली उसमें कई चीजों का हाथ था। एक तो वालिद का इंतकाल, वो रहे नहीं, तो अब ऐसे भी लगा कि अब तो दुकान बच्चों ही के पास है। फिर दूसरे है कि मेरा छोटा भाई शायरी करता था, उसकी तो किताब भी पहले आ गई थी कुबकू, और बहुत अच्छी शायरी की थी। सलमान अख्तर और साहब। सलमान बहुत अच्छे शेर थे उसमें। तो कहीं वो भी एक बात थी कि भाई ये तो पूरी जायदाद ले जाएगा, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो आ, आ, उसने भी मुझे इंस्पायर किया, उसकी शायरी ने, जी। मेरे भाई की मिट्टी को शायरी। मेरी गूंद मुझे फिर नया बना, बहुत अच्छा शेर है उनके। हाँ नहीं, उसके बहुत अच्छे अच्छे शेर है जी। कि जो छुपाने की थी वो बात बता दी मुझको, हम्म। जिंदगी तूने बहुत सख्त सजा दी मुझको। तो बहुत अच्छे अच्छे शेर है। हम समंदर पे दौड़ सकते हैं, हमने इतने शराब देखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक इंस्पिरेशन था। फिर उस जमाने में मेरी मुलाकात और दोस्ती परवीन शाकिर से भी हो गई।
जी। तो वो भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। हुआ क्या कि अब तक जो मेरी जिंदगी में शायर थे वो ज्यादातर मुझसे सीनियर और बड़े थे, तो मुझे ऐसा लगता था भाई अच्छी शायरी तो बड़े बुजुर्ग करते हैं, लेकिन ये यंग लोग थे और स्मार्ट लोग थे, आज के लोग थे और इतनी अच्छी शायरी कर रहे थे। तो कहीं मुझे लगा कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये कुछ अब ऑब्सोलीट आर्ट है, ये तो आज का भी है, आज का काम है। तो मुझे लगता है तमाम लोगों का कहीं ना कहीं मुझ पे इन्फ्लुएंस हुआ, जिससे मैंने शायरी शुरू की। मैंने शायरी तो जिस उम्र में शुरू की उसमें आमतौर से लोग शायरी छोड़ देते हैं। अगर आप बहुत सारे शायरों को देखेंगी, मैं मेरे ख्याल से 32 का था, 33 का था जब मैंने शायरी शुरू की। जी। बहुत सारे शायर हैं कि जिनकी सारी मार्का तुलारा नज़में और गजलें 30 से पहले की हैं, जी। उसके बाद उन्होंने कुछ खास लिखा ही नहीं। जी। तो एक्चुअली ये तो उम्र शायरी छोड़ने की थी जिससे मैंने शुरू की। जी। 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 अच्छा, अब शायर के बारे में, शायरी की तो चलिए बात फिर से करेंगे, फिर से आएंगे वहां पे, लेकिन जो शायर है वो देखिए, वो ऑरेकल तो है नहीं, वो प्रॉफिट नहीं है, वो विजनरी नहीं है, वो इस समाज में रहने वाला एक शख्स, समाज में जो भी अच्छाइयां बुराइयां हैं, झोल हैं, उसका उस पर असर होता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि जो जो अच्छा वक्त होता है वो शायद शायर के लिए अच्छा वक्त नहीं होता है? शायर comes into his own when the times are bad, when the times are troubled. बर्टोल्ट ब्रेख्ट का एक प्ले है कि बुरे वक्तों में क्या गीत गाए जाएंगे, और जवाब मिलता है कि हाँ, बुरे वक्तों में भी गीत गाए जाएंगे। तो क्या अच्छे दिन या यूं कहिए कि बुरे दिन जो होते हैं वो शायर के अच्छे दिन होते हैं? ये कहना तो एक बड़ी बेरहमी की बात होगी कि अगर सेंसिटिव आदमी की आंखों में बुरे वक्त में आंखों में आंसू हैं, तो आप ये कहें कि देखा इसकी आंखों में आंसू तो तभी आते हैं, वरना तो ये हंसता खेलता रहता है, दूसरी बातों में लगा रहता है। तो ये बात सही नहीं होगी। शायर को आपने कहा विजनरी नहीं होता, शायर विजनरी होता, अच्छा शायर विजनरी होता है। शायरी काम बड़ा टेढ़ा है, ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन ये कि शायद सारे ही आर्ट टेढ़े काम है, कोई आसान तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायरी जो है जैसे मुल्कों के बीच में नो मैन्स लैंड होता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी जमीन ऐसी है जो ना हिंदुस्तान की है ना पाकिस्तान की है, जो सरहद है हमारी तमाम मुल्कों की सरहदों में के बीच में एक नो मैन्स लैंड होता है, ना इसका ना उसका। ऐसे ही मुझे लगता है कि शऊर और लाशऊर में बीच में भी एक नो मैन्स लैंड है, जो ना इसका है पूरी तरह ना उसका है। शायरी, अच्छी शायरी उस नो मैन्स लैंड पे होती है। आप जो कॉन्शियसली सोचते हैं, आपके जो इमीडिएट थॉट में चीजें हैं, जो आपके शऊर में हैं, जो आपको याद है, वो काफी नहीं है। ये जैसे जहन, जो इंसानी जहन भी एक बड़े महल की तरह है। तो ये तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये तो हमारा लिविंग रूम है और ऑफिस है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से कमरे हैं, बहुत से कॉरिडोर्स हैं, बहुत से तहखाने हैं, बहुत से एटिक्स हैं, वगैरह वगैरह। वहां पर क्या क्या रखा है, क्या क्या खुद घर के रहने वालों को नहीं मालूम होता है। हमें इस तो जिस घर में आप बैठी है, मैं बैठा हूँ, हमें मालूम नहीं कि हमारे घर में कहाँ क्या क्या रखा है। उसी तरह जहन है कि उसमें कहाँ क्या क्या रखा है पता नहीं है। हम सिर्फ अपने लिविंग रूम और ऑफिस को अपना जहन समझते हैं, वो काफी नहीं है। तो होता यह है कि जब आप वो दोनों ही चीजें चाहिए आर्ट में, बकौल गालिब उसे यूं कहे, सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी, जो है चारों चीजें। तो जब ये कैफियत आप पे आती है, बेखुदी व होशियारी, सादगी व पुरकारी, तो कहीं आपके जहन में वो बातें जो आपको मालूम नहीं, भूल गए हैं, याद भी नहीं है, कब कहीं थी, कब सुनी थी, कब सोची थी, कहीं रह गई हैं, वो निकल के आती हैं आपकी मदद के लिए, उस फिक्र के लिए जो शऊर में है। और ये शऊर और लाशऊर उस नोमैन लैंड पे मिलते हैं और वहां एक शेर बनता है, वो है शायरी। तो उसमें जो लीप है वो शायर के कॉन्शियस माइंड से बहुत आगे की होती है, और इसीलिए एक अच्छा शायर विजनरी होता है। इसलिए कि अच्छी शायरी जहन के उन हिस्सों की मदद से बनती है जिन पे खुद शायर का पूरी तरह से कब्जा नहीं है। तो सच ये है कि कभी कभी आप यकीन कीजिए
कि अगर इफ्तिखार आरिफ साहब से आपने सवाल किया होता तो आपको जवाब देते, इसलिए कि वो एक बहुत अच्छे शायर है। कि कभी कभी होता है कि जो आप लिख लेते हैं उसे खुद समझने में थोड़ा वक्त लगता है, ऐसा कभी कभी होता है, बहुत रेयरली लेकिन होता है कि मैंने क्या लिखा है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके मीनिंग आप पे उतरते हैं, वो माने आप पे उतरते हैं। वो आप के सिर्फ कॉन्शियस माइंड ने लिखा ही नहीं है, उसमें वो ताकतें शामिल हैं जो आपको तो काबू में ले सकती है लेकिन आप उन्हें काबू में नहीं ले सकते, और वो आपके जहन में मौजूद है। तो अगर मैं आपकी बात को सही समझ रही हूँ तो आप क्या ये कह रहे हैं कि कोई फिल्टर नहीं होता है जब शायर अपनी बात कहता है, यानी शायर क्या कभी कोई रिस्ट्रेंट या सेल्फ नहीं होता, सेंसरशिप इस्तेमाल होता करता है? होता 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 क्या वो ये तमाम भी ख्याल आर्टिस्ट, करता है कि ये इस मौके पे कहने की बात नहीं है, इससे फलाने को चोट पहुंच बिल्कुल सकती है? बिल्कुल 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 सब कुछ होता है। देखिए, ये जो आर्ट है ये एक पैराडॉक्सिकल चीज है। ये दो बिल्कुल ही इनकम्पैटिबल कि जो चीजें एक दूसरे के साथ हो ही नहीं सकती उनके मिलने से बनता है। मैं आपको एक मोटी सी मिसाल दूं कि जो कि फिजिकल है तो ज्यादा आसानी से समझना है। एक आदमी थिएटर में काम कर रहा है, उससे उन्होंने कहा कि तुम हैमलेट हो, तुम्हारा मसला ये है कि तुम फैसला नहीं कर पाते हो, तुम ये करूं या वो करूं, टू बी और नॉट टू बी में रहते हो। अच्छा साहब, और तुम हो क्या? तुम एक प्रिंस हो डेनमार्क के। मान जाता है। अब वो अच्छी एक्टिंग तो तभी कर सकता है जब वो अपने आप को ये कन्विंस कर ले कि मैं डेनमार्क का प्रिंस हूं और मैं फैसला नहीं कर पाता हूं, मेरी शख्सियत ये है। उसी के साथ डायरेक्टर उसे बताता है कि वो सामने देखो जो चौक मार्क है तुम्हें उस पे आना है, और सामने वो वाली जो लाइट है वो तुम्हारे फेस पे आनी चाहिए। जब तुमने कहा ये डायलॉग खत्म किया तो वहां पहुंच गए तो अब उसे उस चौक मार्क को लाइट का भी ख्याल रखना है। तो आप मुझे बताइए कि अगर वो चौक मार्क और लाइट का ख्याल रखता है तो फिर वो कैसे मान रहा है कि मैं प्रिंस ऑफ डेनमार्क हूँ, और अगर अपने आप को प्रिंस ऑफ डेनमार्क मान रहा है तो चौक और लाइट कैसे सोच रहा है? मगर हकीकत ये है कि दोनों काम एक साथ करता है। तो ये बेखुदी और होशियारी वाली बात है। तो ये बेखुदी भी चाहिए और होशियारी भी चाहिए, और एक वक्त में शायर या कोई भी क्रिएटिव आदमी, इसमें दो चीजें, इस अमल में दो चीजें हैं। एक है आपका पैशन, आपका शौक, आपका जुनून, आपका जज्बा, और दूसरी तरफ है आपकी क्राफ्ट, आपका फन, आपका एक पूरा एक नक्काद आपके साथ चल रहा है, जो आपको एक उस्ताद साथ में आपका अपना अंदर, वो कह रहा है बेटा इधर मत जाना, आगे रास्ता नहीं है, फंस जाओगे। लेकिन वो नक्काद तो सिर्फ बहुत सा पढ़ने से बनता होगा ना, तो नहीं नहीं तो जरूरी नहीं होता नहीं 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 जरूरी नहीं है। मैं वो उसके अंदर जो एक उसका अपना क्रिटिक है, वो जैसे जैसे वो शायरी को समझता है वैसे वैसे उसका क्रिटिक भी बड़ा होता जाता है। अगर नहीं है उसके अंदर क्रिटिक उसका अपना, जो लिखते वक्त उसे कह रहा है ये गलती हो जाएगी, एक काम करो तुम इधर चलो, ये लफ्ज इस्तेमाल करोगे तो लोगों के दिलों को छुएगा ज्यादा। एक तरफ ये होशियारी हो रही है और दूसरी तरफ वो आदमी जब शेर लिख रहा है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और ये दोनों काम एक जहन से एक वक्त में हो रहे हैं। ये सारा आर्ट जो है, आप चाहे पेंटर को देखिए, चाहे सिंगर को देखिए, चाहे शायर को देखिए, चाहे अदीब को देखिए, उसमें हर आर्ट में एक क्राफ्ट है। क्राफ्ट तो मैथमेटिक्स है, क्राफ्ट तो लॉजिक है, क्राफ्ट तो अगर मैं कह सकूं तो ज्योमेट्री है जी। और दूसरी तरफ उसमें दीवानगी है, जुनून है, इश्क है, वारफ्तगी है, खुद फरामोशी है, और ये दोनों चीजें एक साथ, वही आर्ट क्रिएट होता है जी। हैरत अंगेज सिलसिला है ये। तभी तो मैंने आपसे कहा कि ये नो मैन्स लैंड में होता है। ये कॉन्शियस माइंड बड़ा आर्ट नहीं पैदा कर सकता, और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं कर सकता, अनकॉन्शियस माइंड भी नहीं कर सकता, दोनों चीजें चाहिए। आपकी बात सुन के एक हमारे सुनने वाले हैं इस वक्त उसामा बिन जुबैर, जो एक बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, ये मैं मैसेंजर में से पढ़ रही हूँ, मालूम देता है वो खुद साइकोलॉजिस्ट हैं। वो कह रहे हैं कि फ्रॉइड ने कहीं लिखा है कि जब भी वो कोई नई चीज पढ़ते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाजा, ह्यूमन साइकोलॉजी से मुताल्लिक, तो उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि ये बात ऑलरेडी कोई शायर कह चुका है।
मतलब वो जो गालिब की बात थी कि गोया ये भी मेरे दिल में है। और फिर वो आगे चल के ये भी कह रहे हैं कि वो जब अपनी प्रैक्टिस में आपके कोई 2 शेर हैं जो वो हमेशा पढ़ते हैं, उसको पढ़ के उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या है वो शेर? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरे ख्याल से लिख के बताएंगे, वो मुझे इस वक्त दिखाई नहीं दे आप रहा जरा है। सा अच्छा, आप मुझे हिंट दें तो मुझे याद आ जाएगा। उसामा बिन जुबैर साहब, अगर आप लिख दें इसमें कि वो कौन से 2 शेर हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम अपनी इस वक्त की गुफ्तगू में शामिल कर लेंगे। मैसेंजर में लिखिए, मैं पढ़ के सुना दूंगी। अच्छा चलिए, तब तक हम अपनी बातचीत का सिलसिला आगे चलाते हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब से बात हो रही थी पिछले हफ्ते। उन्होंने जो पहली हमारी सीरीज की गुफ्तगू थी, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया, उजलत पसंद शायर। हम बात ये कर रहे थे कि क्या पढ़ना जरूरी है, जो मैं आपसे भी इस वक्त कहने की कोशिश कर रही थी कि कितना पढ़ने की जरूरत है, मतलब ग़िज़ा क्या है। ग़िज़ा श्योरली जो आपने खुद ने पढ़ा है कहीं, वो भी तो आपकी जाके ग़िज़ा का हिस्सा बनता है। बहुत बड़ा जी, तो मैं क्लासरूम रीडिंग की कतई तौर पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने एमए इन उर्दू करना जरूरी है या आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग करना जरूरी है। मैं तो सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि बहुत सी चीजें शायद पढ़ना जरूरी हैं शायरी करने से पहले। और उस कॉन्टेक्स्ट में इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा कि एक सब नहीं लेकिन कुछ नई नस्ल के लिखने वाले हैं जो उजलत पसंद हैं, जो बहुत जल्दी में हैं। तो आप आज के दौर के शायरी पे नजर रखते हैं, इस बात का मुझे अंदाजा है। आपका क्या कहना है इस वक्त के शायरों के बारे में? देखिए, ये उजलत पसंदी कुछ शायरों तक नहीं है, ये पूरे दुनिया का और माशरे का मिजाज बन गया है और किसी हद तक समझ में भी आती है बात। देखिए, हम आप एक जमाने में खत लिखते थे एक दूसरे को, 3 दिन बम्बई से दिल्ली में खत पहुंचता था, 3 दिन लगते थे। फिर 1 दिन या 2 दिन आप उस खत पे सोचती थी भाई क्या जवाब दिया जाए। फिर अगर बहुत ही जल्दी होती थी 2 दिन के अंदर जवाब लिख देती थी, फिर उसे 3 दिन लगते थे। यानी अगर बहुत ही उद्लत से काम हो जावेद साहब, आवाज किसी वजह से आवाज आपकी बिल्कुल चली गई। 2 मिनट के लिए रुकना, जब तक ये साजिद साहब के जो हैं ये देख ना लें। बस एक जरा सा वक्फा लेंगे हम। किसी को भी आवाज नहीं आ रही है इस वक्त। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं सिर्फ वो 2 शेर पढ़ के सुना रही हूँ जो वो साइकोलॉजिस्ट साहब ने पहले बताया था, जिनका जिक्र किया था उसामा बिन जुबैर ने। आप ही के शेर हैं। गम होते हैं जहां जहानत होती है, दुनिया में हर शय की कीमत होती है। और फिर खुदकुशी क्या दुखों का हल बनती, मौत के अपने 100 झमेले थे। ये कुछ वजन इसका सही है शेर का? या मेरे पढ़ने में गलती हुई है? मौत के अपने 100 झमेले थे। अच्छा, आवाज अभी तक नहीं आ रही है? ये 2 अलग अलग गजलों के।
जी क्या हुआ आवाज को? उनके एंड पे है, मैं कहती हूँ। जावेद साहब आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है? आपकी कोई चीज दब तो नहीं गई है? आपका म्यूट तो नहीं हो गया है? जावेद साहब आपने शायद म्यूट दबा दिया होगा गलती से। नहीं, अच्छा, क्योंकि बाकी सबको कोई आवाज का मसला नहीं है, सिर्फ आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही। यू हैव नॉट टच्ड एनीथिंग, ओके, आई हैव अंडरस्टूड। तो अब क्या किया जाए बताइए, साइन लैंग्वेज से बात कर ले? जी नहीं, कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा अभी। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें, जरा प्लीज माजरत चाहते हैं आप लोगों से, और अभी हमारे साथ रहिए। 5-10 मिनट में जावेद साहब का जो भी मसला है टेक्निकल वो सॉल्व किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से तब तक आप ये भी कर सकते हैं कि अपने सवाल यहाँ मैसेज बॉक्स में टाइप करते जाएं, मैं उन पे भी एक नजर डाल लूंगी, और जब ऑडियो साउंड रिवाइव हो जाएगी तो उन सवालों को हम शामिल कर लेंगे। और मेरे ख्याल से वो लॉग आउट होके ही लॉग इन वापस हो रहे हैं, उसी में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जावेद साहब सुनाई दे रहा है? नहीं, आपकी तरफ सही है, क्योंकि मुझे तो अपनी आवाज आ रही है और बाकी लोगों को भी सुनाई दे रहा है। नहीं, आपकी नहीं आ रही। जी नहीं, जी हाँ, अच्छा। जावेद साहब आपने जो ईयरफोन लगाया है, क्या इसका चार्ज खत्म हो गया है? इसके बगैर सुनने की कोशिश कीजिए। बोलिए। अब आपकी आवाज आ रही है। अतर फारूकी साहब आप तो बिल्कुल जीनियस हैं, इसका मतलब। ये इसका चार्ज कहा था, चार्ज करके तुमने नहीं किया ना? It was 100%. हैं? अच्छा, It was एनीवे अभी से हटाओ। जावेद साहब अब आपकी आवाज आ रही है और आपको ईयरफोन्स की जरूरत नहीं है, आप इसी में बोलिए, आपके आईपैड का स्पीकर कैच करेगा आपकी आवाज। ठीक है, ओके ओके। हमने उस वक्त वो 2 शेर मुख्तलिफ 2 गजलों के आपको पढ़ के सुनाए थे, अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें, नहीं तो फिर जहां मैं उनको मैं कॉपीराइट के लिए लीगल नोटिस भेजने वाला हूँ कि भाई आप अपने मरीजों को ये शेर सुना के ठीक कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें मेरा परसेंटेज होना चाहिए। तो अब आप उनका एड्रेस मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं कानूनी चारा जोई कर सकूं। इस कन्वर्सेशन के खत्म होते ही उनका ईमेल आईडी, नाम वगैरह सब आपको दूंगी। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रही थी उजलत की, उस पे हम कुछ आप और कहना चाहेंगे? तो असल में क्या है, ये मिजाज हो गया है कि हर काम जल्दी से हो जाए, तो वो जो सब्र था, वो जो चैन था, वो चला गया। आप देखिए न सिर्फ ये कि काम करने में, काम में भी आज आप जो म्यूजिक सुनते हैं उसमें जो लफ्ज चैन है वो नहीं रहा है।
ठहराव नहीं रहा है। तो हर चीज जो है, अरे भाई आज तो ये दिल्ली में भी कुछ दिनों पहले मैंने एक लड़की को दुपट्टे को डुब कहते सुना, तो भाई उसे पट्टा तक कहने की फुर्सत नहीं है, डुब में काम चला रही है। तो ये जो एक उजलत मिजाज में आ गई वो हर जगह दिखाई देती है। तो वो तैयारी नहीं है। देखिए दुनिया में डांस स्कूल है, आर्ट स्कूल है, म्यूजिक स्कूल है, लेकिन पोइट्री का कोई स्कूल नहीं है कि आपने ज्वाइन किया 4 साल तक पोइट्री आप पढ़ेंगे सीखेंगे। तो पोइट्री आप कैसे सीखते हैं? पोइट्री आप 2 तरह सीखते हैं। एक तो आप जो उस्ताद शायर हुए हैं, तरह तरह के मास्टर्स जो हुए हैं अलग अलग अदवार में, आप उन्हें पढ़ते हैं तो कहीं आपको एक किस तरह से शेर कहा जाता है, किस तरह से जबान का इस्तेमाल होता है, एक थॉट को कैसे आप बजाय डायरेक्टली किस तरह घुमा के कह सकते हैं, कैसे कैसे बुजुर्गों ने और बड़ों ने कहा, असातिज़ा ने, कैसे मॉडर्न पोएट जो हैं उन्होंने किस तरह जबान को चेंज किया, एक्सप्रेशन करते करते आपका। और हर तरह की पोइट्री जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं तो 2 बातें होती है। एक तो आपकी वोकैबुलरी, आपके पास अल्फाज का जखीरा बहुत बड़ा हो जाता है। दोयम ये कि आपको एक चीज जिसको कहते हैं सॉट, जो फोनेटिक्स है उसकी समझ डेवलप होती है। भारी होते हैं कुछ लफ्ज, हल्के होते हैं कुछ लफ्ज जो है वो रुक सकते हैं, जो फ्लो है मिसरे को तोड़ दें तो कैसे आप उनको इस्तेमाल करते हैं कि वो मिसरा बहता ही रहे। और वो लफ्ज जो है जैसे बे है, काफ है, ये ऐसे हैं कि एंड में आए तो रोक सकते हैं आपको, अब तब तो कब बंद हो जाता है, रुक झुक। तो अब ये जो है ये मुतहरिक कैसे रहें, ये सारी बारीकियां जो है जबान की और फोनेटिक्स की, ये जब आप थोड़े मास्टर्स को पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपको ये कंट्रोल जबान पे होता है कि मिसरा तो भाई यही है, बहर तो ये है, बात ये कहनी है तो कैसे सलीके से कही जा सकती है। तो वो अब सारी बातें आप कि इताए जली क्या है, इताए खफी क्या है, शिकस्त नारवा क्या है, ये तो पढ़ते 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 आपकी समझ में आती है बात। लेकिन जब आप लिखते हैं ये आपके रिफ्लेक्स में आ जाना चाहिए, ये कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है। जब विराट कोहली पे आप 100 माइल पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकते हैं तो वो बैठ के सोचता थोड़ी है ना कि अब मैं आगे चला जाऊं कि पीछे चला जाऊं, मैं लेट कट करूं कि मिड लॉन्ग पे, ये सब सोचता नहीं, उसके रिफ्लेक्सेस में है। वैसे ही जब आपने इतना सीखा हुआ है तो आपके रिफ्लेक्स में आ जाता है कि कौन सा लफ्ज सही है, कौन सा लफ्ज गलत है, कहाँ एम्फेसिस करना चाहिए, कहाँ नहीं, ये किस तरह से मिसरा सही ढलेगा, ये आपके रिफ्लेक्स में आता है। वो आता है बरसों तक अच्छी शायरी सुनने और पढ़ने से। जी जी, बहुत से यंग लोग हमारी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और आगे रिकॉर्डिंग में भी सुनेंगे, मुझे उम्मीद है। तो बुजुर्ग शोरा की सोहबत एक बात हुई, असातिज़ा का कलाम पढ़ना एक बात हुई, लेकिन इस्लाह भी जरूरी होती होगी। हाँ, मुझे लगता है शुरू में कोई हरज नहीं है, ऐसा कोई गंडा बांधने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो आपसे ज्यादा तजुर्बेकार सीनियर पोएट्स हैं, आप उनसे राय ले, करें वही जो आपका दिल चाह रहा है, लेकिन वो आपको टेक्निकल बातें बताएंगे। ख्याल आपका ही रहना चाहिए जो है, या ख्याल में भी वो गलती बता सकती है कि देखो तुमने ये बात कहनी चाहिए, लेकिन इस बात का उस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तुमने यहाँ सागर कह दिया, दूसरे मिसरे में तुम गुलशन की बात कर रहे हो, तो ये सागर और गुलशन का कोई रिश्ता नहीं है। सागर था तो मैं खाने चले गए होते, गुलशन था तो किसी फूल की बात करते। तो इस तरह की भी बातें, मैं तो मोटी मोटी बात कर रहा हूँ कि क्या जो सिंबल्स हैं, जो मेटाफर्स हैं, वो आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी पॉइंट आउट करते हैं वो। तो सीखने को बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। तो दुनिया का कोई आर्ट ऐसा नहीं है जिसमें आप सीख नहीं सकते, लेकिन सीख के आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। आर्टिस्ट तो आप पहले से होने चाहिए, आर्टिस्ट सीख सकता है। जी 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 जी। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं आपके अपने पसंदीदा लिखने वालों की। मुझे अंदाजा है कि कृष्ण चंद्र आपको बहुत... नहीं, ऐसा देखिए, मेरे साथ अच्छी बात क्या है कि मैं इतने लोगों से मुतासिर हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है। जैसे शायर भी, मुझे तरह तरह के शायर बहुत पसंद है, या बहुत से अदीब बहुत पसंद है, हिंदुस्तान के भी बाहर के भी। तो उससे फिर क्या होता है कि आपको अपनी आवाज ढूंढनी पड़ती है, इसलिए कि वरना अगर एक के आप बहुत बड़े फैन हो गए तो बड़े इम्कानात होते हैं कि आप उसकी बात करेंगे। जी जी। तो वो बड़ी खतरनाक बात है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छा लिखें, बुरा लिखें, अच्छा लिखना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है अपना लिखना। आप अपना लिखिए, वो मत लिखिए कि जिससे आप मुतासिर हुए थे। उससे सिर्फ ये सीखिए कि मुतासिर आप इसलिए थे कि ऐसा नहीं लिखा गया था, तब आप भी ऐसा लिखिए जो नहीं लिखा गया हो। जो 100 बार लिखा गया उसे आप लिख के क्या कर लेंगे हैं? कुछ नाम बताइए जिन लोगों से आपने कुछ सीखा हो या जिन्होंने आपको मुतासिर किया। जहाँ तक पढ़ने का ताल्लुक है तो जाहिर है कि तमाम शायर जो हैं बड़े, उनसे सबसे ही सीखा है। लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर मैं बताऊं तो मैं कहूँगा कि मैंने सतार जाफरी, निदा फाजली, कैफी आजमी, राही मासूम रजा, मैंने बहुत सीखा उनसे। और उन्हें बचपन से जानता भी था मैं, राही साहब को। और बाकी है कि ये जो सारे शायर हैं, चाहे इफ्तिखार आरिफ साहब समेत, भाई इन लोगों को पढ़ा है तो इससे भी सीखा ही है। और जो असातिज़ा है उनका तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर उनसे नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा, किससे सीखा? तो बहुत से लोगों से। और मैं अभी भी जो यंग शायर हैं मैं तो उन्हें हैरत से देखता हूँ। ये अपना वो फराग है एक शायर, क्या अच्छा लिखता है। एक मजकूर एक शायर है, यंग लड़का है, क्या अच्छी शायरी, एक अलग ही दुनिया है उनकी। ऐसे कई शायर हैं जिनके शेर मुझे याद है, वो इतने नए लड़के हैं कि मतलब ये भी मैंने फराग का नाम और मजकूर का नाम याद कर लिया। मुझे शर्म आती कि मैं इनके शेर सुनाता हूँ और इनका नाम भूल जाता हूँ। तो अब तो इनका तो मैंने याद कर लिया, लेकिन अब भी ऐसे कई शायर जिनके शेर तो मैंने व्हाट्सएप पे सुने हैं और मुझे याद रह गए, लेकिन ये भूल गया कि एक किसका है। तो मैं अगर उनके शेर सुनाऊं और नाम न ले पाऊं तो आप उनसे कहिए कि भाई आइंदा याद कर लूंगा मैं, माफ कर दें मुझे। जी, लेकिन कोई चीज जिसके लहजे ने आपको बहुत मुतासिर। अरे क्या क्या शेर कहते हैं, क्या क्या शेर कहते हैं लोग कि तेरी शर्तों पे करना, तेरी शर्तों ही पे करना है अगर तुझको कबूल, तेरी शर्तों ही पे करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। फराग का शेर है, यंग लड़का है, बहुत अच्छा शायर है। कैसे कैसे अजीब शेर कहे उसने कि क्या। देखिए ये तो बड़ी नई जबान है, पहले तो ऐसे तरह से शेर नहीं कहा जाता था कि जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुत्फा होता था। क्या अच्छा शेर है। अब पहले तो खैर ऐसी शायरी नहीं होती थी तो अंदाज ही नहीं आया। एक शेर है, ये बहुत यंग लड़का है मजकूर, उसका एक शेर है जो मुझे इतना पसंद आया। मुझे इसके पीछे पूरी फ्यूडल सिस्टम, इसके पीछे एक पूरा एक ऐसा माशरा जिसमें नाइंसाफी है, जिसमें जुल्म है और जिसमें कोई गरीब की पूछ नहीं है, वो एक दो मिसरों में आ गई है बात। वो तमाम इस्तेसाल, वो तमाम जुल्म, वो तमाम बेईमानी। आपका काम हो गया साहब, लाश दरिया में फेंक दी मैंने। इसके पीछे एक पूरा समाज है। कहने को बड़े मामूली में सादे से मिसरे हैं, आपका काम हो गया साहब, लाश दरिया में फेंक दी मैंने, ऐसा खत्म हो गया। और कितने पढ़े हुए वाकयात अखबारों में मेरे जहन में आए जब मैंने ये शेर सुना। मैं काम किया सुन के, गजल में ऐसे शेर नए नए लिखते हैं। हाँ बहुत अच्छा कि और अब उठना पड़ाना पहली सबसे कहा भी था कि पीछे बैठते हैं। तो ये बड़ा नया सेंसिबिलिटी है। ऐसे बहुत शेर हैं जो आजकल के लड़के लिख रहे हैं और मैं तो उन्हें रश्क से हैरत से देखता हूँ, उनकी जुर्रत को, जिस तरह से वो लिखते हैं। जी, आपने सेंसिबिलिटी की अभी बात की, तो पहले ये था कि एक सेंसिबिलिटी थी जो डिसाइड करती थी कि ये आइडिया या ये मौजू गजल के लिए है और ये नज्म के लिए है, लेकिन अब नज्म नुमा गजलें भी लिखी जा रही हैं। आप जाती तौर पे नज्म नुमा गजलें पहले भी लिखी हैं, उन्हें गजलें मुसलसल कहा जाता था। जी, वो भी है
क्या बूदो पास पूछो पूरब के साकिनों में भी आपको मिलेगा, या ताज़ा वारदान बिसाते हवा दिल। तो वो जो ये गज़ल मुसलसल ही कहिए आप इसे, ये गज़ल मुसलसल भी पहले भी हुई हैं, न किसी की आँख का नूर हूं, ये भी गज़ल मुसलसल ही है। लेकिन ये कि हाँ, कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं कि आदमी को लगता है कि 2 मिसरों में बात नहीं पूरी होगी, ये तो खुल के कहनी है, जरूरी है, इशारे में काम नहीं चलेगा। और दोनों काम बड़े मुश्किल है, गज़ल लिखना भी आसान काम नहीं है और अच्छी नज़्म लिखना भी आसान काम नहीं है। गज़ल में एक थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि चूंकि इशारियत होती है, सिंबल्स यूज होते हैं, ज़रा इनडायरेक्टली बात कही जाती है, तो कभी कभी ये होता है, आपको पता नहीं कितने लोग इस बात से वाकिफ है कि अमूमन गज़ल का मिसरा सानी पहले लिखा जाता है। पहले मिसरा सानी लिखते हैं, उसके बाद उसके लिए मिसरा उला अलग अलग कोशिश करके, नहीं ये बेहतर है, वो तैयार होता है। तब कभी बात बिल्कुल सही बैठती है, कभी नहीं बैठ पाती है। वो शेर कम होते हैं गज़ल में कि जो मिसरा उला से शुरू हुए थे, वो तो बड़े बेसाख्ता मुकम्मल शेर होते हैं, कभी कभी कम होता है, मगर वरना मिसरा सानी काफी और रदीफ की जिम्मेदारी को निभाते हुए बना लिया जाता है। और फिर मिसरा उला सोचते हैं कि भाई इसमें कौन सा अच्छा लगेगा, ये दूसरे मिसरे को ज्यादा उजागर या ज्यादा दिलचस्प कौन सा मिसरा बना सकता है। नज़्म में ऐसा नहीं है। नज़्म में आप किसी मेटाफर और किसी सिंबलिज्म और किसी उसके बहाने छुप नहीं सकते। उसमें आपका इंटेलेक्चुअल हाइट जो है वो साफ नप जाती है, आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। और हालांकि नज़्म में भी एब्स्ट्रैक्शन वगैरह लाते हैं लोग, लेकिन वो बात बनती नहीं है। नज़्म में तो बात जब तक शायर के जहन में साफ नहीं है तो नज़्म जो है वो कमजोर रहेगी। अब क्या किस्सा है कि नज़्में भी 2 तरह की लिखी गई हमारे अदब में। अब वो छोड़िए पुराना, वो जो मरसिए या कसीदे, वो भी नज़्म की एक किस्म हुई, लेकिन उसकी बात हम नहीं कर रहे। या मसनवी, वो तो एक अलग कहानी है, मसनवी के साथ कहानी कहना भी गलत नहीं था। यहाँ ये जो नज़्में हैं मॉडर्न, जो पोस्ट प्रोग्रेसिव पीरियड की नज़्में हैं, और प्रोग्रेसिव पीरियड, वो भी कहीं वो एक उसमें हल्की सी झलक पुराने जो कसीदे और पुराने मरसिए थे स्ट्रक्चरली आपको मिलती है। बड़ी बड़ी मशहूर नज़्में हैं जिनमें से आप 3 बंद निकाल भी दीजिए तो पता भी नहीं लगेगा। दूसरी तरफ वो नज़्में हैं जो कि हर मिसरा जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और बात जहां से शुरू हुई है एक जगह जाके खत्म हुई है, आप उसमें से 2 मिसरे निकाल नहीं सकते। वो कसी हुई नज़्में है। खता कलाम माफ, लेकिन ज़हरा निगाह साहिबा का ये कहना है कि अच्छे से अच्छे शायरों की गजल में भर्ती के शेर होते हैं, तो उस पैडिंग के बारे में क्या? नहीं, वो पैडिंग नहीं करते। वो जैसे आपको वो फिराक साहब के यहाँ भी मिलेंगे और मीर के यहाँ भी मिलेंगे जी। इनके शायरों की, इन शायरों की अजमत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब इन लोगों को क्या जरा मतलब लापरवाह लोग थे, अब जो आया जहन में लिखते रहे और फिर दे दिया चलो छाप। गालिब ने ऐसा नहीं किया। गालिब, मुझे जहां तक मेरा इल्म है, जो कि कोई खास ज्यादा नहीं है, कि गालिब का दीवान पहला दीवान है उर्दू अदब में जिसे बड़ी संजीदगी से एडिट किया गया है। वरना ये तो कुल्लियात होते थे, तो वो उनका कितना वजन है, वजन के हिसाब से कुल्लियात बन जाते थे कि भाई 8-8 किलो के, 10-10 किलो के। लेकिन ये कि गालिब ने अच्छे शेर काट दिए जरा सी वजह से, तो वो एडिट उनके दोस्तों ने किया। तो हम वो भर्ती में इसलिए नहीं होते कि उनको क्या 25 शेर की गजल क्यों कहनी। गजल में अगर 5 शेर हो जाए काफी हो गई, गजल एक डिसेंट साइज की हो गई। लेकिन अगर एक है, उन्हें अब ठीक है लिखते जा रहे हैं, चलो एक और आ गया, चलो ये काफी है पे एक और गजल कह देते, एक शेर और कह देते, उसके बाद उनकी एडिटिंग नहीं करते। वो हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन नहीं रही थी, अब है, अब करते हैं शायर। बेशक अब कोई शायर आपको 2 गजलों से गजला नहीं सुनाएगा, लेकिन एक जमाने में था ये नहीं, ये रस्मी नहीं थी, उन्हें मालूम ही नहीं था। लेकिन जो इंतखाब फिराक साहब का या मीर का जब छपता है तब आपको मालूम होता है कि भाई इनके तो अच्छे शेर भी इतने हैं कि अच्छे शायर, कई शायरों के तो सारे शेर भी इतने नहीं है, तो वो भी है। यही वजह है कि बहुत वो भर्ती के नहीं होते हैं कि उन्हें शेरों की नंबर बढ़ाना है,
वो बस लिख दिए, एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है, चलो एक और शेर, अच्छा चलो एक और शेर। वो कादरुल कलामी भी कभी कभी जरा नुकसानदेह हो जाती है, तो वो है उसमें। बहरहाल अब वो हम मीर को, फिराक को उनके अच्छे शेरों के लिए याद करते हैं, और वो इतने हैं कि वही बहुत है। तो अब ठीक है, इसमें उन्होंने कमजोर शेर भी कहे होंगे, कुछ सिर्फ काफिये के खातिर कह दिए होंगे, तो कोई बात नहीं। शायद इसी, क्या ये खजाने तो जो मुमकिन है खराबों में मिले, तो चलिए खजाने तो खराबों में मिल रहे हैं ना, और क्या चाहिए जी। खराबों में सिर्फ खराब शेर मिले तो उससे तो बेहतर है कि खजाने मिले। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने एक ही मौजू पे गजल लिखी, फिर आपको लगा नहीं, तसल्ली नहीं हुई, फिर आपने उसी मौजू पे तो गजल होती नहीं दरअसल, हालांकि एक मिजाज के शेर हो सकते हैं। शेर तो अपने अंदर, गजल हर अपने अंदर मुकम्मल है, तो जाहिर है कि अलग अलग तरह के शेर होते हैं, उनका कभी एक दूसरे से रब्त होता है, कभी नहीं होता है, और अगर होता है तो मिजाज का होगा कि भाई एक आदमी अगर उदास है, तन्हा महसूस कर रहा है, तो वो शेर तो अलग अलग कह रहा है, लेकिन उसमें वो तन्हाई का एहसास तमाम अशार में। अब कई शायरों को मैं पढ़ता हूँ कि जिनका एक शेर तो बहुत गम का, तन्हाई का है, दूसरी तरफ बड़ी मोहब्बत और बड़ी कामयाबी दिख रही मोहब्बत में, तीसरा कुछ समाज के बारे में, चौथा किसी और चीज के बारे में। तो ऐसा लगता है ये ना अलग अलग वक्तों में शायद ये शेर एक ही गजल के लिए कहे, लेकिन गजल की खूबी और इजाजत भी है कि आप जो चाहिए कहिए, हर शेर अपने अंदर मुकम्मल एक दुनिया। तो किसी एक चीज पे आप गजल नहीं लिखते, आप गजल लिखते हैं, गजल एक गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल हो सकता है, और वो बस वो गुलदस्ता जो बंधा हुआ है वो अपने काफिये रदीफ से और अपनी बहर से बंधा हुआ है। जी जी। और नज्म एक खास मौजू पे होती है, ये बात आप कह रहे हैं, और वो नज्म पहले मिसरे से शुरू होकर आखिरी मिसरे पे जाके मुकम्मल होती है। जी। अच्छा, तो एक सवाल, एक साहब हैं जो यही उसामा बिन जुबैर, जिन्होंने पहले भी पूछा था, और राना हैं, वो भी ये बात पूछ रही हैं कि कुर्रतुल-ऐन हैदर ने जो आपकी पहली किताब का मजमुए पे जो पेशलफ्ज लिखा था, उसके बारे में वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। उसके बारे में तो उन्हें अनियाबा से पूछना चाहिए था, लेकिन खैर आपको तो नहीं, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब बताइए, क्या सवाल क्या है? यही पूछना है कि उनसे प्लीज आस्क अबाउट कुर्रतुल-ऐन हैदर राइटिंग फॉरवर्ड ऑफ हिज बुक। उसका जवाब ये, जी हाँ, उन्होंने लिखा था। किन हालात में लिखा था? शायद वो ये भी कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा नहीं लिखा करती थी, किताबों पे तबसरा लिखती थी, हाँ, इसलिए वो क्यूरियस हैं कि मेरे ख्याल से एक फिक्शन, मेरे ख्याल से उनका सवाल शायद ये है कि एक फिक्शन राइटर से आपने कैसे सोचा एक शेरी मजमुए का पेशलफ्ज लिखवाना। देखिए, एनी आपा एक जीनियस थी, इसमें तो कोई बहस मुमकिन नहीं है, और उनका जो इल्मियत थी वो उसका जवाब ही नहीं। और एक अजीब बात उनमें थी कि आप एनी आपा से कोई सवाल करें कि एनी आपा वो जो हुआ था वो क्या है, उसका जो लिखा था उन्होंने, उसका जवाब नहीं, इस बारे में जानती नहीं हूँ। सिंपल जवाब उनका ये होगा, इस बारे में मैं जानती नहीं हूँ। लेकिन अगर वो कहेंगे हाँ वो, तो फिर उन्हें उस बारे में सब कुछ मालूम। जहां तक उनका शायरी के बारे में इल्म था, वो भी बेपनाह था, बेपनाह समझती थी। मतलब अच्छा, वो कुर्रतुल-ऐन हैदर, ये बात उन्हें अच्छी तरह मालूम थी। उन्होंने एक दफा मुझसे कहा था हंस के, लेकिन मजाक भी सिर्फ मजाक नहीं होते, उनमें कुछ बात होती है। कहलिए बड़े किस्मत वाले हैं लोग कि मैंने शायरी नहीं की, तो इतना उन्हें पता था। तो उनकी शायरी के बारे में जो इल्मियत थी वो बेपनाह थी। गालिब और इकबाल उनके महबूब शायर थे, और अक्सर आप देखेंगे उनके जो टाइटल जो है वो गालिब से या इकबाल से आया है। तो कहानी के बीच में भी वो शेरों को बुनती जाती थी किसी। जी जी जी। ये फन जो है बड़ा उनका मजा हुआ था कि किस तरह से एक जुमले में एक मशहूर शेर का रेफरेंस किस तरह से निकल जाता था कि वो उसको पूरी तरह वही समझ सकता था जो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब में भी ये हुनर था कि वो मशहूर
शोरा के अशार किस तरह अपने जुमलों में पिरो देते थे, तो आपको जुमले की मानवियत पूरी तरह आप पे तभी खुल सकती थी अगर आप वो शेर जानते हो। तो वो उनमें था, और वो लिखती नहीं थी प्रेफेस। उनका कहना था कि प्रेफेस लिखना जो है वो अपने अंदर एक काम है, एक पेशा है, वो मैंने ही इख्तियार किया है। तो मैंने जब ये लिखा तो मैंने उन्हें जाके मैन्युस्क्रिप्ट दे दिया। मैंने कहा कि ये या तो इसमें आप लिखेंगी, मैं जानता हूँ आपने कभी नहीं लिखा है, और या ये किताब बिना प्रेफेस के जाएगी, इसलिए कि मैं तो किसी और से नहीं लिखूंगा। तो रखा रहा। फिर कुछ दिनों बाद मैं पूछा आपने कोई, अरे भैया वो मुझसे खो गया। मैंने कहा उससे बहाना नहीं चलेगा, इसलिए कि वो मैं दूसरी कॉपी दे दूंगा, फायदा क्या होगा आपको। तो कहने अच्छा देखो मैं लिखूंगी, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी तारीफें ही करती रहूंगी और तारीफ के पुल बांधूंगी। जो जो मुझे शेर खराब लिखेंगे उनका मैं जरूर देखूंगा। मैं आप बिल्कुल फ्री हैं, जो चाहे लिख के, मैं उसमें एक लफ्ज नहीं काटूंगा। मेरी हिम्मत ही नहीं हो सकती आपका लफ्ज काटने की, मैं वैसे के वैसे छुपा। और ये अच्छी बात होगी अगर आप उसमें कुछ बुराई भी देखें, ताकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि एक मजमूए के दीवाचे में उसकी खराबियां बताई गई हो, तो ये तो एक नई बात होगी। तो पहले अच्छा, फिर उन्होंने ये लिखा, और बहरहाल मतलब ये उनकी मोहब्बत और उनकी शफकत थी कि उन्होंने करम किया मुझ पर। मैंने लिखती नहीं थी उन पे, और मैं नाम नहीं लेना चाहता कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की कि वो उनकी किताब का प्रेफेस लिख दे, बिकॉज ये बहुत ही मोतबर नाम था एनी आपा का, उससे आगे कहाँ कोई था, मगर उन्होंने कभी लिखा नहीं, कभी नहीं। वो कुछ समझती नहीं थी किसी को, पता नहीं पसंद आ गई मेरी बात उन्हें, तो उन्होंने लिख दिया। जी जी। अभी आपसे आपकी अपनी शायरी सुनना बाकी है। मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, पता नहीं आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं, लेकिन मैं जब आपकी शायरी देखती हूँ, नज़में, गज़लें, तो मुझे एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ मेटाफर्स, सिंबल्स, इमेजेस नहीं नजर आती। मुमकिन आई एम रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम। तो कुछ शायर हैं जो वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं अपनी अलामतों से, शहरयार का ख्वाब, नींद, या जो नई उस जनरेशन के और लोग थे, शाज तमकनत ले लीजिए, या पूरी एक जनरेशन थी, तो उनके यहाँ हमें आइडेंटिफाइबल सेट ऑफ इमेजेस देखते हैं। मुझे आपकी शायरी में नहीं नजर आते, और हो सकता है मैं गलत हूँ। आपका अपना जाती नजरिया क्या है अलामतों के बारे में? क्या वो एक डिवाइस है, एक लिटरेरी डिवाइस है, या वो कहीं जो हम शुरू में बात कर रहे थे लाशऊर की, वो उसमें खिड़की खोलते हैं? देखिए वो मिजाज की बात है। ये जो है अगर आप उसको कोई अपने आइडेंटिटी बनाने के लिए या अपना कोई नया रंग दिखाने के लिए करें तो वो पकड़ में आ जाएंगे आप। ये जिन शोरा का आप जिक्र कर रही हैं उनका अपना मिजाज, उनका एक पूरी जो शायरी आपकी होती है वो वहीं के वहीं नहीं हो जाती। उसके पीछे आपका पूरा कल्टीवेशन क्या है, आपकी ट्रेडिशन क्या रही है, आपने किन चीजों से मुतासिर हुए हैं, आपकी सोच, आपकी अक़दार क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपको क्या खूबसूरत और क्या बदसूरत लगता है, ये तमाम चीजें उसमें आती हैं। क्या इन्फ्लुएंसेस है। अब बहुत से लोगों ने जैसे कितनी खूबसूरती से करबला के सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब ने भी किए हैं, और हमारे वो सिद्दीकी साहब, उनका पहला नाम में सब जहन से मेरे निकल रहा है, लखनऊ के शायर थे, अभी कुछ बरस पहले उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। नहीं, तो इरफान सिद्दीकी, अरे साहब क्या शायर थे, वाह 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 वाह। इरफान सिद्दीकी साहब, और ये आंखों के सामने मेरे अंधेरा क्यों छा गया, या आप लोग की तो शक्ल चली गई मेरे सामने से, ये क्यों हुआ भाई? देखिए हुजूर ठीक कीजिए। मैं, आप लोग मुझे देख सकते हैं? जी, आप नजर भी आ रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने किया, तो वो उनके मिजाज में, उनकी जो तालीम थी, उनकी जो तरबियत थी, उनका जो परवरिश हुई, उसमें वो चीजें घुली हुई थी तो आई। मैं कुछ इस तरह के माहौल में रहा हूँ जो अलग है, और शायद मेरी जबान भी जो है उसका रवायत से इतना ताल्लुक नहीं है, तो वो सिंबल जो है वो नहीं आए हैं। और अब मैं उसे जान के सोचूं कि मैं क्या मेटाफर इस्तेमाल करूं, ये सब जरूरत नहीं है।
अरे भाई जो आपको ठीक लगता है वो आप लिख लीजिए, बाकी लोग बैठे हैं उसे अच्छा बुरा कहने के लिए। हम खुद जब सोचना कि मेरा एक अलग अंदाज होना, बस ये खराब बात है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 चीजें, बात, बाल और चाल, बात, बाल और चाल, बात, बाल और चाल, इन्हें आप जितना बनाएंगे उतने बिगड़ेंगे। तो आप इन्हें छोड़ दीजिए, अब जैसे हैं वैसे हैं, अब वो बाकी देखते रहेंगे लोग। तो मैं जैसा मुझे लगता है लिखना वो मैं लिख देता हूँ। अब उसमें मेटाफर है नहीं है, अगर है तो अच्छा है कि बुरा है, मैं ज्यादा तफसील में चला जाता हूँ या बहुत ही कुछ मुबहम हूँ, ये सब फैसले दूसरे करते रहे तो ठीक है। हम खुद अपने बारे में इतना न सोचें तो बेहतर है, जो ठीक लग रहा है वो लिखो। जी। तो अब जावेद साहब, कुछ आपकी कुछ नई कुछ पुरानी चीजें सुनने को बहुत तलब है इस वक्त। अच्छा, तो आप क्या आपने पिछले दिनों जब ये माइग्रेंट लेबर का बहुत बड़ा मसला था लॉकडाउन के जमाने में, तो आपने एक बहुत उम्दा नज़्म लिखी थी माइग्रेंट्स पे जो अपने अपने घरों को जा रहे थे। जी। अगर वो हो तो सुना दीजिए। हम सफर, तो थोड़ी तवील है, देख लीजिए। उससे पहले बहुत सुनना चाहेंगे, मौजू भी है इस वक्त। जी मैं दूसरी इस वक्त हालात हैं जो मैं एक आपको दूसरी नज़्म सुनाता हूँ। वो भी आसपास की, उसकी फर्स्ट कज़न है। अच्छा। अंधेरे का समंदर। जहां तक भी नजर जाए अंधेरे का समंदर है, उफक तक और उफक के पार भी शायद यही बस एक मंजर है। अंधेरे का समंदर ही समंदर है। अंधेरे के समंदर में ये एक छोटे से नुक्ते के बराबर रोशनी का एक जजीरा है कि जिस पे हम खड़े हैरा परेशान देखते हैं, और जिधर देखे हर एक समत और हर एक जानिब बस एक तारीख पानी है कि जिसमें ऊंची और मगरूर लहरें उठ रही हैं और इस तरफ और इधर यूं बढ़ रही हैं जैसे कोई हाथियों की फौज है जो ये जजीरा रौंदने को है। हर एक मौज आके साहिल पर जब अपना तन पटकती है तो साहिल का कोई कमजोर हिस्सा टूट के साहिल से कटता है। जजीरा पीछे हटता है, सिमटता है। जमीन कम हो रही है, जमीन नम हो रही है, जमीन पैरों तले धंसने लगी है। अंधेरे के समंदर की हवा हम लोगों पे हंसने लगी है। तो क्या खामोश यूं ही डूब जाने का इरादा है? मगर कैसे भुलाओगे कि सूरज के उजालों से तुम्हारा कोई वादा है? तो फिर यूं देखते क्या हो? चलो अब कश्तियों की रस्सियां खोलो, समंदर में उतरते हैं। कहीं तो रोशनी की भी जमीनें होंगी उनको ढूंढने। अगर हो सके तो ये अंधेरे का समंदर पार करते हैं, और इस कोशिश में जीते हैं तो जीते हैं, जो मरते हैं तो मरते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। शुक्रिया। एक आध नज़में और फिर गजलें, फिर कुछ। ठीक है। आपको जाते हैं सब जानना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वो तो पुरानी गजल है, काफी साल पहले की। हम तो बचपन में भी अकेले थे। आवाज फिर चली गई। जावेद साहब, आवाज फिर चली गई आपकी। अब आ गई। ये खुद ब खुद म्यूट हो जाता है। चलो ठीक है। जी जी मैं एक देखता हूँ, मैं याद कर रहा हूँ। गजलें तो वैसे मुझे याद है, लेकिन कौन सी वाली सुनाऊँ आपको, ये देख लेता हूँ। जो बात सब कहते हैं वो लिख, अगर वो याद हो तो वो भी पढ़ कर। हाँ, याद है। सुना दीजिए।
गम होते हैं जहाँ जहानत होती है, अगर वो सुना दें। अच्छा, अरे बड़ी पुरानी है, सुना दूंगा वो भी, लेकिन मैं सोचता हूँ जो आपने नहीं पढ़ी या नहीं सुनी है वो सुनाऊं ना आपको। ये एक नज़्म है, सुनिए, साजिश। जी, बहुत उम्दा है ये। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने साजिश रची है कि लफ्ज और मानी में जो रिश्ता है उसको जितना भी मुमकिन है कमजोर कर दो, कि हर लफ्ज बन जाए बेमानी आवाज, फिर सारी आवाजों को ऐसे गड़मट करो, ऐसे गूंधो कि एक शोर कर दो। ये शोर एक ऐसा अंधेरा बुनेगा कि जिसमें भटक जाएंगे अपने लफ्जों से बिछड़े हुए सारे गूंगे मानी, भटकते हुए रास्ता ढूंढते वक्त की खाई में गिर के मर जाएंगे, और फिर आके बाजार में खोखले लफ्ज बेबस गुलामों की मानंद बिक जाएंगे। ये गुलाम अपने आकाओं के एक इशारे पे इस तरह यूरिश करेंगे कि सारे ख्यालात की सब इमारत, जज्बात के शीशा घर मुनहदिम होके रह जाएंगे। हर तरफ जहन की बस्तियों में यही देखने को मिलेगा कि एक अफरा तफरी मची है। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने ये साजिश रची है, मगर कोई है जो ये कहता है मुझसे कि हैं आज भी लफ्ज मानी के ऐसे परिस्तार शैदा जो मानी को यूं बेज़बान लफ्ज को ऐसे नीलाम होने न देंगे। अभी ऐसे दीवाने हैं जो ख्यालात का, सारे जज्बात का, दिल की हर बात का ऐसा अंजाम होने न देंगे। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो कहाँ हैं? वो दुनिया के जिस कोने में है जहां है, उन्हें ये बता दो कि लफ्ज और मानी बचाने की खातिर जरा सी ही मोहलत बची है। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने साजिश रची। वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। अब जो हुक्म दिया था उन्होंने पुरानी गजल का, वो सुना देता हूँ। जरूर सुना दीजिए। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। ये क्यों बाकी रहे आतर जनो ये भी जला डालो, ये क्यों बाकी रहे आतर जनो ये भी जला डालो, कि सब बेघर हों और मेरा वो घर अच्छा नहीं लगता। जिधर जाते हैं जाना उधर अच्छा नहीं लगता। ये थी वो गजल। वो आपने दूसरी कहा था, लिख, जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जितने भी तंग दायरे हैं सारे तोड़ दे, अब आग खुली फजाओं में अब कायनात लिख। वैसे ही और भी कुछ शेर है गजल में, 4-6 अभी यही याद आ रहा है। मैं एक गजल सुनाऊं आप लोगों को, पता नहीं मेरे ख्याल से ज्यादातर दोस्तों तक पहुंची नहीं है ये गजल। ये कदरे तबील बहर में है। आजकल लोग तो बहुत ही छोटे मीटर में आमतौर से लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन ये जरा रवायती बहर है, थोड़ी लंबी है। जरा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। जरा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत से जर्द चेहरों पर गुबारे गम है कम बेशक, पर इनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। कभी हमको यकीन था, जोम था,
दुनिया हमारी जो मुखालिफ हो तो हो जाए मगर तुम मेहरबान हो। कभी हमको यकीन था, ज़ोम था, दुनिया हमारी जो मुखालिफ हो तो हो जाए मगर तुम मेहरबान हो। हमें ये बात वैसे याद तो अब क्या है, लेकिन हाँ, इसे यकसर भुलाने में भी कुछ दिन लगेंगे। वाह वाह वाह। जहाँ इतने मसाइब हों, जहाँ इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सानेहा क्या? जहाँ इतने मसाइब हों, जहाँ इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सानेहा क्या? बड़ी माकूल है ये बात, लेकिन इस हकीकत तक दिले नादा को लाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। कोई टूटे हुए शीशे लिए अफसरदा मखमूम कब तक यूं गुजारे बेतलब बेआरज़ू दिन। कोई टूटे हुए शीशे लिए अफसरदा मखमूम कब तक यूं गुजारे बेतलब बेआरज़ू दिन। तो हमने ये वो ख्वाबों की वो किरचें झटक कर, तो हमने पलकों से ख्वाबों की वो किरचें झटक कर फेंक दी। मैं दूसरा मिसरा थोड़ा सा भूल रहा हूँ, पर नए अरमा सजाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। और भी ऐसे 2-4 शेर है इसमें, और भी 2-3 शेर है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है इस वक्त। ये गजल शायद अभी कहीं छपी नहीं है, कहीं छप गई, ध्यान नहीं मुझे, तो मगर अक्सर लोगों ने नहीं सुनी हुई है। मैंने सुनाई भी नहीं, ज्यादा 2-4 बार और सुनाऊंगा तो सब शेर याद रह जाएंगे। और क्या सुनाऊं आपको, फरमाइए, हुक्म कीजिए, या काफी हो गया मेरे ख्याल से? नहीं, अभी तो कैसे काफी हो गया, एक आध गजल और सुनाइए। अच्छा, गम होते हैं जहाँ जहानत होती है। अरे वो तो बड़ी पुरानी हो गई। आपकी बहुत सी चीजें याद हैं, ज्यादातर फरमाइशें इन्हीं से आ रही हैं। मगर ये बताइए कि ये सब तरकश से क्यों आ रही है? आपने लावा नहीं देखी शायद? तरकश पे मैंने आपसे साइन लिए थे फैज फेस्टिवल पे जब आप आए। अरे मैं लावा पे भी साइन कर दूंगा, किताब तो ले लीजिए आप, मैं साइन कर दूंगा। हैं? कहाँ चले गए? क्या सुनाया यार। जावेद साहब, एक चीज आपसे पूछना चाह रही थी जो गुफ्तगू के दौरान नहीं पूछ पाई। अदब और खासतौर से शायरी पढ़े बगैर सिर्फ सुन के क्या जिंदा रह सकती है? ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि देखिए, उर्दू में पढ़ने वाले कम से कम होते जा रहे हैं। हर चीज तो देवनागरी में या रोमन में नहीं अवेलेबल होती, तो अब ज्यादातर प्रोग्राम ड्रिवन उर्दू होती जा रही है, यानी वो प्रोग्राम्स के जरिए, उर्दू फेस्टिवल्स के जरिए या व्हाट्सएप्स के जरिए और तरह से। तो अगर पढ़ने वालों की तादाद कम से कम होती जाएगी तो सिर्फ कान से सुन के जो चीजें हमें याद हैं, क्या वो हमारा अब वो बनेंगी? नहीं, वैसे शायरी जो है, मतलब ये अजीब बात है कि उर्दू पढ़ने वाले कम से कम होते जा रहे हैं और उर्दू सुनने वाले ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं। ये एक अजीब बात है भाई। और जो शायरी, उर्दू शायरी देवनागरी यानी जो हिंदी स्क्रिप्ट होती है उसमें छपती है, वो तो वैसी मनोवन छपती है, ऐसा कोई उसमें तब्दीली थोड़ी कर देते हैं आप, वही अल्फाज होते हैं वो आप उसमें डाल देते हैं, और वो बेपनाह मकबूल है, और वो किताबें जो है वो हाथों हाथ जाती है, इस कदर पॉपुलर है। लेकिन तो वो तो एक फ्रैक्शन है ना, मतलब हर चीज जो फैक्शन, तो शायरी ही फैक्शन के लिए होती है। अब आप ऐसा समझे कि तमाम उर्दू पढ़ने वाले जिन्हें उर्दू आती है वो सब शायरी पढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है, या वो शायरी समझते हैं, ऐसा भी नहीं है। हर वो आदमी जो उर्दू खत लिख सकता है या उर्दू का खत पढ़ सकता है वो शायरी समझता है, ये बिल्कुल गलत ख्याल होगा। उसमें कुछ लोग होते हैं जिन्हें शायरी से दिलचस्पी होती है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते। कभी कभी हम समझते हैं ना कि अरे भाई इन्हें तो बहुत शायरी के बारे में मालूम होगा। मुझे तो लगता है कि सचमुच शायरी समझने वालों की तादाद बहुत कम होती है।
लेकिन मैं फिर अपनी बात को पब्लिशिंग से जोड़ रही हूँ, स्क्रिप्ट को, कि देखिए हर जनरेशन डिसाइड कर लेती है कि अच्छा हमें जॉन इलिया बहुत पसंद है। जैसे आजकल यंग लोगों में जॉन इलिया बहुत मशहूर है। नथिंग, आई हैव नथिंग अगेंस्ट जॉन इलिया। मैं बस एक बात कह रही हूँ कि अगर पब्लिशिंग खास तौर से मसलन मिसाल के तौर पे देवनागरी में जॉन इलिया छाप रही है और सिर्फ जॉन इलिया छाप रही है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? या इससे पहले वाली जनरेशन में परवीन शाकिर थी, उससे पहले मंटो, मतलब मंटो जितना उर्दू में छपा है देवनागरी में छपा है, शायद उर्दू में भी नहीं बिकता होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ये स्क्रिप्ट की बंदिश है और जो पॉपुलैरिटी है, इसकी जो एक कमेंसरेट रेशियो है, इस रेशियो को कैसे ठीक किया जाए? आप देखिए पॉपुलैरिटी क्या चीज है, इस पे एक अलग करिश्मा क्या होता है, इस पे एक अलग पूरा सेशन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो तमाम लोग शायर जो उर्दू में पढ़े गए वो सब के सब फैज या मजाज हो गए, नहीं हुए भाई। शायर कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर क्यों हो जाता है, अफसाना निगार या नॉवल निगार कोई पॉपुलर क्यों हो जाता है, कोई पेंटर जो है वो इतना प्रॉब्लम क्यों हो जाता है, ये डच मास्टर जो हैं इनकी पोर्ट्रेट्स क्यों दुनिया में इतनी मशहूर है। पोर्ट्रेट्स तो दुनिया में बहुत लोगों ने बनाई। वो कोई एक जादू है जिसको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है, जिसको हम करिश्मा कहते हैं। अगर हमें वो मालूम हो तो फिर क्या, फिर करिश्मा ही नहीं है। करिश्मा ये होता है कि जब वो आता है तब समझ में आता है करिश्मा है। तो वो जादू जॉन इलिया में है। अब वो आप ढूंढते रहिए और कहिए कि चलो हम भी जॉन इलिया जैसे शेर कहते, नहीं होगा, वो ऐसे नहीं होता। उसके लिए जॉन इलिया होना जरूरी है आदमी का, उसका पूरा मिजाज, उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी तबाही, उसकी पूरी महरूमी, उसका गम, उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वो सब चाहिए। उसके बिना जॉन इलिया नहीं होंगे। तो वो पूरी शख्सियत से जब निकलती है शायरी, अलग अलग मिजाज की होती है, तो वो कहीं अपील करती है, कहीं नहीं। वो क्यों करती है अपील, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका। भाई क्या है कि खूबसूरत इंसान कौन होता है? अब वो क्या एक बात है जो मार्लिन मोनरो की दुनिया को पसंद थी, और क्या भाई और भी बहुत हसीन चेहरे हैं, लेकिन कुछ है। तो उसी तरह से ऐसे ही महबूब होते हैं भाई, लोग होते हैं, ऐसे शायर होते हैं, ऐसे अदीब होते हैं, ऐसे सिंगर्स होते हैं, ऐसे पेंटर्स होते हैं। सैकड़ों लोग सुर में गाते हैं, लेकिन एक सिंगर है जिसपे लोगों की जान जाती है। अब उसमें क्या खूबी है, बहस करते रहिए और ये खूबी पैदा कर लीजिए, दिल चाहे नहीं होगी, वो उसी में है। तो वो तो होता रहेगा कि कोई जॉन इलिया हमेशा रहेगा, कि आज ये जॉन इलिया है, कल वो जॉन इलिया है, परसों वो। आप वो जो मुकाम है वो किसी किसी को मिलता है भाई, वो क्यों मिलता है मालूम नहीं मुझे। तो वो, लेकिन बहरहाल इस बात मकबूलियत की सिर्फ नहीं है, सवाल ये है कि जबान एक्सेसिबिलिटी की भी मैं बात कर रही हूँ, जिंदा कैसे रहती है। अब जबान भी बदलती है, जब कल्चर बदलता है तो जबान भी बदलती है। अब मिसाल के तौर पे जो तरक्की पसंद शायर थे, उनकी जो जबान है वो जाहिर है कि जो ट्रेडिशनल पोएट थे उनकी जबान से अलग थी, और उन्होंने बहुत शौक दिया था। अब मतलब जब आज़ाद शायरी शुरू हुई तो मतलब ऐसा लगा कि अब क़यामत के दिन करीब आ गए हैं कि अब तो आज़ाद शायरी की जा रही है। या जब शेर में कुदाल, फावड़ा और किसान, मजदूर, मिल, चिमनी ये लफ्ज आए तो लोगों ने कहा भाई ये क्या खुराफात हो रही है, ये कोई शायरी है। तो मगर फिर वो हुआ। उसके बाद जो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पोएट्स है उन्होंने भी जबान बदली। उन्होंने जबान यूं बदली कि वो खुद बदले, और वो इसलिए बदले कि माशरा बदला। तो वो एक पैकेज है जो चलता रहता है, कोई चीज अपनी जैसी हमेशा नहीं रहती है। अब मसला ये है कि मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन हकीकत है कि जबानें जो है अपने अदब पे जिंदा नहीं रहती हैं। आप कितनी शायरी कर लीजिए और कितनी नावलें लिख लीजिए और कितने शॉर्ट स्टोरी लिख लीजिए, जबान अपने मुआशी अफादियत पे जिंदा रहती है। अगर वो जबान सीख के आप 2 पैसा कमा सकती हैं तो जबान जिंदा रहेगी। अगर उस जबान को सीख के आपको 2 पैसे नहीं मिलने वाले तो आप नहीं सीखेंगे। हकीकत ये है दुनिया में। भाई लोग अमेरिका में चाइनीज पढ़ने लगे। मैं जब ये ऑयल बूम था तो सारी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे बोर्ड लगे हुए थे जहां सारी दुकानों के ऊपर अरबी में
तो जबान जहां उसमें माली इफादियत का पहलू पैदा हुआ कि भाई इससे नौकरी मिल सकती है, इससे काम मिल सकता है, इससे कोई धंधा चल सकता है, जबान सीखने लगते लोग। चाइनीज सीख रहा है आज दुनिया, अंग्रेजी दुनिया ने सीखी कि नहीं सीखी? उन्हें अंग्रेजों की मोहब्बत में थोड़ी सीखी है कि सब अंग्रेजों से बड़ी मोहब्बत करते थे, इनकी जबान सीखो। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें माशी अफादियत है। तो हमारी दुख की बात यह है, और ये सिर्फ उर्दू का मसला नहीं है। एक जमाना था जब हम उर्दू का गम मनाते थे, अब तो हिंदुस्तान की सारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस का गम मनाई है, इसलिए कि हमारी सारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस जो है वो जिसे कहते हैं बैक बर्नर पे चली गई हैं। वो उनका वो मुकाम नहीं रहा और उनकी जरूरत नहीं रही। 2-3 वजह। एक तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, माइग्रेशन बहुत बढ़ रहा है। आमतौर से फ्यूडल समाज में लोग जिस घर में पैदा होते हैं उसी घर में मरते हैं, मोबिलिटी नहीं होती सोसाइटी में। लेकिन एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मोबिलिटी बहुत होती है। अब जब मोबिलिटी होती है तो ज्यादातर लोग वहां नहीं रहते हैं जहां वो जन्मे थे, जहां उनकी परवरिश हुई थी, और जब वो दूसरी जगहों पे जाते हैं तो वहां भी तरह तरह के लोग आए हुए हैं। तो वहां एक नई जबान डेवलप होती है जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होती है कि भाई अब मिसाल के तौर पे मैं नहीं कहूंगा कि भाई दिन मुअय्यन कर लो, भले मौत का ही हो। मैं मुअय्यन कौन समझेगा बंबई में भाई? तो मैं कहूँगा भाई वो दिन फिक्स कर लीजिए, क्या कुछ कहूँगा, कौन सा तय चलो तय तक चली जाएगी बात, कौन सा दिन तय किया है, ऐसे बोल दूंगा। मैं मुअय्यन तो नहीं बोलूंगा ना, बोलूंगा तो समझेगा ही नहीं। और ये मजबूरी सिर्फ मेरी नहीं है, उसकी भी होगी, जो आंध्र प्रदेश से आया है, जो तेलंगाना से आया है, जो पंजाब से आया है, वो भी बेचारा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो हम सब अपनी जबानों को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं इन अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। फिर वो चूंकि हम भाई वो उन बड़े शहरों के हैं जहाँ से कामयाबी के सोते फूटते हैं जहाँ, तो फिर ये जबान भी उसके साथ जाती है, तो बाकी छोटा शहर भी मानता है कि यही जबान ठीक होगी। तो ये इसके बहुत सारे पहलू हैं। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शामिल है, इसमें माइग्रेशन भी शामिल है, इसमें ग्लोबलाइजेशन भी शामिल है। आज आप कितना भी अंग्रेजी के बारे में कह दें, अंग्रेजी के खिलाफ लोग बोलते, मुझे हैरत होती है। आपकी दुनिया में काम ही नहीं चल सकता बगैर अंग्रेजी के, क्या करेंगे आप? और वो काम जो है दिन ब दिन दुनिया से आपका जुड़ता चला जा रहा है, तो आप कैसे उनसे कम्युनिकेट करेंगे? फिर हिंदुस्तान में ही आप कैसे, साउथ में जाके आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? वो हिंदी नहीं बोलते, तमिल बोलते हैं, उन्हें हक है भाई तमिल बोलने का। वो उर्दू नहीं जानते, तो अब आप उनसे किस जबान में बात करेंगे? अंग्रेजी लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर वहाँ एक वो बन जाती है कम्युनिकेशन की। तो यही सब चक्कर है बहुत सारे। तो उसमें जब तक के कल्चर महफूज नहीं होगा, जबान नहीं महफूज होगी। कल्चर कब महफूज होगा? जब आप अपनी जड़ों से जुड़े हो। अब आप जब सबके सब जो है वो रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स हो रहे हैं, यहाँ से वहां, वहां से वहां, भाई जो आके बड़े बड़े शहरों में करोड़ों कमाते हैं, मगर वो भी तो माइग्रेंट ही हुए ना। तो ये जो एक कोलाहल, एक हलचल है यहाँ से वहां, वहां से वहां, उसमें बेचारी जबान तो रेलवे स्टेशन पे ही रह जाता है सामान। आप जब पकड़ते हैं ग्रेवी ट्रेन कामयाबी के लिए जा रहे हैं, तो जो सामान स्टेशन पे रह गया उनमें से एक जबान भी होती है। क्या कहते हैं? जी जी, ये बहुत से मसाइल हैं। जी, आप कुछ गजलें सुना रहे थे जो बीच में मैंने ये बात छेड़ दी थी। नहीं, आप ये बातें करें तो अच्छा है, गजलें वगैरह तो आप पढ़ भी सकती है, ऐसा क्या है? नहीं, गजल सुना दीजिए, आपके सुनाने के अंदाज से लोग अभी मुंतजर हैं, इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलिए सुना देता हूँ। देखो जरा, मैं देख लूँ मैं कि कौन सी गजलें इन दिनों कही हैं, तो देख लूंगा तो याद आ जाएगी मुझे। अभी देखिए ये गजल थी, अब इसके जो काफिये हैं ये नए नहीं है, ये बड़े इस्तेमाल किए हुए हैं, बल्कि शायद ओवर यूज है। लेकिन इसमें जरा एक चैलेंज था कि भाई इन काफियों के साथ कोई नई बात कही जाए कि बात नहीं लगे, बावजूद ये काफिये पुराने हैं। तो आप देखिए शायद ठीक लगे आपको। किसको लगता है ये दुनिया का झमेला अच्छा, किसको लगता है ये दुनिया का झमेला अच्छा,
खुश जो हम लगते हैं तो समझो कि झेला अच्छा, खुश जो हम लगते हैं तो समझो कि झेला अच्छा। ये तसन्नो, ये खुशामद, ये अना, ये रंजिश, ये तसन्नो, ये खुशामद, ये अना, ये रंजिश, यही महफिल है तो यारो मैं अकेला अच्छा। ये तसन्नो, ये खुशामद, ये अना, ये रंजिश, यही महफिल है यारो, यही महफिल है तो यारो मैं अकेला अच्छा। इश्क है खेल तो फिर हार भी है जीत भी है, इश्क है खेल तो फिर हार भी है जीत भी है, गरचे दिल हार गया है पर ये खेला अच्छा। जो सुकून देखे है एक झील का ठहरा पानी, जो सुकून देखे है एक झील का ठहरा पानी, तो जुनू मांगे है एक पानी का रेला अच्छा। रास्ता खोया तुम्हें खोया अकेले भटके, रास्ता खोया तुम्हें खोया अकेले भटके, हम तो ये सुन के गए थे कि है मेला अच्छा, हम तो ये सुन के गए थे कि है मेला अच्छा, किसको लगता है ये दुनिया का झमेला अच्छा। एक और गजल थी, हाँ ये देखिए, शायद बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं था। जहां कुछ शीरीं बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं, जहां कुछ शीरीं बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। सितम पर एक सितम ये भी कि दस्तूर ज़बाबंदी, सितम पर एक सितम ये भी कि दस्तूर ज़बाबंदी, जहां होता था, यहां ऐसा नहीं था। जहां होता था, यहां ऐसा नहीं था। यहां पहले भी ऐसे कौन से हमदर्द थे अपने, यहां पहले भी ऐसे कौन से हमदर्द थे अपने, पर याद आता है कोई बेखबर ऐसा नहीं था, पर याद आता है कोई बेखबर ऐसा नहीं था। इन्हीं शाखों पे गुल थे, बर्ग थे, गुंचे थे, कलियां थी, ये मौसम जब ना ऐसा था, शजर ऐसा नहीं था। हर घर में दीवारों से दरवाजे कम हैं, हर घर में दीवारों से दरवाजे कम हैं। बात यह है यहाँ सबके अपने अपने गम हैं। हर घर में दीवारों से दरवाजे कम हैं। बात यह है यहाँ सबके अपने अपने गम हैं। यादें भी दोधारी तलवारें होती हैं, यादें भी दोधारी तलवारें होती हैं, यही सहारा बनती हैं और यही सितम। चेहरा चेहरा उतर रही हैं सारी नकाबें, चेहरा चेहरा उतर रही हैं सारी नकाबें, बारी बारी टूट रहे हैं जितने भरम हैं। हमने कभी भूले से एक सच बोल दिया था, हमने कभी भूले से एक सच बोल दिया था, शहर में कितने लोग हैं जो अब तक भरम हैं। हमने कभी भूले से एक सच बोल दिया था, शहर में कितने लोग हैं जो अब तक भरम हैं। माना उनके हाथों हैं दुनिया की बागें, माना उनके हाथों हैं दुनिया की बागें, अपने हाथ कहाँ खाली हैं, इनमें कलम है। वाह क्या बात, बहुत उम्दा। ठीक है, मेरी अपनी एक फरमाइश है, आपने जावेद साहब जी
एक रिवायत रही है उर्दू में, बहुत से लोगों ने अपनी बेटियों के लिए नज़में लिखी हैं, सालगिरह के तौर पे लिखी हो या वैसे। आपने जोया के लिए एक बहुत दिलचस्प नज़्म लिखी है जो एक तरह से आपकी ब्रांड ऑफ फेमिनिज्म की अक्कासी करती है। अगर वो कहीं मिल जाए आसानी से किसी किताब में या आपको याद हो, है तरकश में है, तो प्लीज पढ़ दीजिए अगर तरकश आपके साथ में। वो है, ये जीवन एक राह नहीं एक दो राह है, पहला रास्ता बहुत सहल है, इसमें कोई मोड़ नहीं है, ये रास्ता इस दुनिया से बेजोड़ नहीं है, इस रास्ते पर मिलते हैं रीतों के आंगन, इस रास्ते पर मिलते हैं रिश्तों के बंधन, इस रास्ते पर चलने वाले कहने को सब सुख पाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर सब रिश्तों में बट जाते हैं, अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, बचती है बेनाम सी उलझन, बचता है सांसों का ईंधन, जिसमें उनकी अपनी हर पहचान और उनके सारे सपने जल बुझते हैं, इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं, ऊपर ऊपर तो जीते अंदर अंदर मर जाते। दूसरा रास्ता बहुत कठिन है, इस रास्ते में कोई किसी के साथ नहीं है, कोई सहारा देने वाला हाथ नहीं है, इस रास्ते में धूप है कोई छांव नहीं है, जहां तसल्ली भीख में दे दे कोई किसी को, इस रास्ते में ऐसा कोई गांव नहीं है, ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं, अपने आप को जो पाते हैं, तुम इस रास्ते पर ही चलना। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझको ये गम भी है तुमको अब तक क्यों अपनी पहचान नहीं है। बहुत उम्दा। ये रिवायती नज़मों से बहुत अलग है जो बाप अमूमन ख्वाहिश करते हैं अपनी बच्चियों के लिए। चलते चलते एक आप अपनी पसंद की गजल या नज़म सुना दीजिए, फिर उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। हमने आपकी फिल्मी शायरी का ज्यादा जिक्र नहीं किया, हालांकि कुछ लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं। मैं क्या है उनको भी भाई वो ये पूछ रहे हैं कि आपका अपना पसंदीदा कंपोजर और सिंगर कौन है जिसकी लिरिक्स को आपने बहुत पसंद किया हो। देखिए, जिन सिंगर के आपने नाम सुने हैं वो सभी निहायत कमाल के लोग हैं, वरना आपने उनका नाम ही ना सुना होता। वो रफ़ी साहब हों, वो मुकेश जी हों, मन्ना डे हों, तलत महमूद हों, किशोर कुमार हों, हेमंत कुमार हों, ये जाहिर है कि बहुत कमाल के सिंगर थे। लता जी हों, आशा भोसले हों, गीता दत्त हों, अलका याग्निक हों, कविता कृष्णमूर्ति हों, ये सब जो हैं, ये सुनिधि चौहान हों, ये सब बहुत अच्छे से हैं, तभी तो आपको उनका नाम मालूम है। सोनू निगम हो तो आप कैसे इनका नाम जानते हैं? नाम जानते ही इसलिए कि बहुत अच्छे सिंगर रहे लोग। अब उसमें आपको कोई एक ज्यादा पसंद हो, किसी और को कोई दूसरा ज्यादा पसंद हो, तो मिजाज की बात है, लेकिन उससे इन लोगों की ग्रेटनेस और इनके कमाल पे कोई असर नहीं पड़ता। वो तो अब ठीक है, वो तो सभी कमाल के हैं। अब आपको ये कमाल का आदमी पसंद है, आपकी मर्जी। जैसे मुझे किशोर कुमार बहुत पसंद है, मगर इसके मतलब थोड़ी है कि मैं रफ़ी साहब का कुछ कम एहतराम करता हूँ, या मैं मन्ना दा को मामूली सिंगर समझता हूँ, या मुकेश जी की आवाज के दस्त से नाशना हूँ। वो बात नहीं है, सभी कमाल के लोग हैं भाई। मगर अब और सभी का जब सुनते हैं, जिनमें से किसी का भी आप सुनेंगे गीत तो आपको अच्छे ही लगेंगे, लेकिन कहीं आपको कोई पसंद होती है आवाज ज्यादा, वो आपकी चॉइस है, उसमें उनकी कमी और बेशी की बात नहीं है। तो गीतकार साहिर, शैलेंद्र, ये बड़े कमाल के सॉन्ग राइटर थे, इन्होंने बहुत कमाल के गाने लिखे हैं। और साहिर ने तो बहुत जिम्मेदारी से अपना काम किया है। उसने जैसे शायरी की है उसी तरह से गीत भी उतनी मेहनत से और उतनी लगन से लिखे, उतनी ही जिम्मेदारी से लिखे। बहुत उनका जो आप देखेंगे काम का जो पूरा रेपर्टोयर है वो बहुत कमाल का है। शैलेंद्र के बारे में तो मजरू साहब कहते थे, मजरू साहब खुद कमाल के सॉन्ग राइटर थे, जायंट भाई,
कि सैगल से लेकर अगर वो आमिर खान तक गाने लिख सकते हैं तो आप सोचिए क्या उनका रेंज था। कम से कम 50-60 साल तक वो कामयाब गाने लिखते रहे। वो कहते थे कि देखो भाई हम लोग शायर है, गीत भी लिख लेते हैं, मगर असली गीतकार जो है वो शैलेंद्र है। शैलेंद्र सच्चा गीतकार है, बहुत तारीफ करते थे वो। ये लोग की देखो उस्तादों में ये बातें नहीं, ये बड़ा दिल भी होता था एक दूसरे के अच्छे काम की। तो बकौल मजरूह साहब, शायर तो चलिए गीतकार हो गए, गीतकार और शायर का फर्क क्या ये आर्टिफिशियल फर्क नहीं है? हाँ और नहीं, दोनों बातें हैं, यस एंड नो, जैसे अंग्रेजी में कहें आप। वही क्या है कि देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो मैं अगर एक वेबिनार में या सेमिनार में बोल रहा हूँ तो मैं कोई दूसरी वोकैबुलरी, दूसरा मेटाफर इस्तेमाल करूंगा, दूसरे अंदाज से बात करूंगा। हाँ, मीडियम वही बात जो है, वही बात कहनी मुझे वही है, लेकिन एक 15,000 के मजमे से कहनी है तो मैं दूसरी तरह से बोलूंगा। मेरी आवाज का वॉल्यूम भी अलग होगा, मेरा जो बयान होगा वो बहुत फ्रंट फुटेड होगा, तो मैं बड़े इशारों में बात नहीं करूंगा कि इशारे किनारे में वो 15,000 के मजमे में खो जाएंगे, उसमें मुझे बड़े स्ट्रेट स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। उसी तरह से जो शायरी है जो मैं लिख रहा हूँ कागज पे, जो मेरी किताब में छपने वाली है, वो जो लोगों को शायरी से दिलचस्पी है वही सुनेंगे, वही पढ़ेंगे। लेकिन जो फिल्म का गाना है वो बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए है, उसमें से ज्यादातर लोगों के कान शायरी से ट्रेन नहीं है, वो शायरी की वोकैबुलरी को नहीं या उसके जो सिंबलिज्म है उसको नहीं समझते हैं, उसकी स्ट्रक्चर से भी वाकिफ नहीं, लेकिन वो बात उन तक पहुंचनी चाहिए। तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई और जिसे कहते हैं इन योर फेस करना पड़ता है थोड़ा, ताकि वो पहुंच सके। बिल्कुल वही जो बड़े मजमे से खिताब और एक सेमिनार में बातचीत का फर्क है, वही शायरी में और गीत में। ये कहना कि क्योंकि आप बड़ी ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं इसलिए आपको घटिया लिखने की इजाजत है, ये गलत है। आपको बड़ी ऑडियंस के लिए भी अच्छा ही लिखना चाहिए, लेकिन अच्छे की डेफिनेशन क्या है? आपके जो फिल्मी गीत हैं वो दरअसल एक ड्रामा के हिस्से होते हैं। जैसे आगा हशर कश्मीरी के ड्रामे होते थे, उसमें वो गीत भी इस्तेमाल करते थे, पोएट्री भी इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब ये जो कैरेक्टर है उसकी क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, आपको उसके लिए गीत लिखना है, या आप अपना स्टेटमेंट नहीं है आपका, या आप उसके लिए लिख रहे हैं। जैसे आप डायलॉग लिखते हैं तो आप एक गांव वाले के लिए डायलॉग लिखेंगे तो उसमें वो डायलॉग वाला, मुझे लगता है उस डायलॉग में गांव वाला सात्र को कोट नहीं करेगा कि देखिए आपको तो मालूम है एक्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, और लेक्चर देने लगे तो आपको भाई गांव वाला क्या बोल रहा है। तो वो गांव वाले का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो उसकी वोकैबुलरी है, जो उसकी जबान है, उसके हिसाब से डायलॉग लिखेंगे। बात जो कहनी, ये बात कहनी, ये गांव वाला इसे किस तरह से कहेगा वैसे लिखेंगे आप। उसी तरह गीत भी है कि अगर आप एक पढ़े लिखे आदमी का रोमांटिक गाना लिख रहे हैं दूसरी तरह लिखेंगे, अगर आप एक गांव वाले का किसान है उसको कहीं इश्क हो गया है तो दूसरी तरह से लिखेंगे, अगर गांव वाले एहतिजाज में गाना गा रहे हैं किसी और तरह लिखेंगे, कोई भजन गा रहा है मंदिर में कोई और जबान होगी, एक जगह कहीं कव्वाली हो रही है कोई और वोकैबुलरी स्टाइल होगा, स्ट्रीट अर्चन्स गा रहे हैं आप कोई दूसरी जबान इस्तेमाल। स्ट्रीट अर्चन को आप कावे कावे सर जानी हाय तनाई न पूछ नहीं लिखेंगे आप, उनके लिए कुछ और जबान होगी। अच्छा, अब कभी कभी लोग क्या करते हैं कि उस गीत को उठा के आपने ये लिखा, ये मैंने नहीं लिखा, ये वो गा रहा था स्ट्रीट अर्चन, तो वो जो है वो शायर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं गीत, वो गीत रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर्स को जी। और विद इन दैट कैरेक्टर आप अच्छा भी लिख सकते हैं, बुरा भी लिख सकते हैं। ये गारंटी नहीं है कि स्ट्रीट अर्चिन का आप गाना अगर लिख रहे हैं और बड़ी उर्दू मोहल्ला में नहीं है वो, और अगर बड़ी खालिस शायराना जबान में नहीं है, तो रोजमर्रा की जबान में, तो गीत अच्छा नहीं हो सकता, बहुत अच्छा हो सकता है। और इन लोगों ने लिख के दिखाया, जो शैलेंद्र था तो कमाल था इस मामले, वो दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल। ये देखिए क्या जबान है। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, रंजो हम बचपन के साथी, आंधियों में जला जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। अब देखिए, इसी की जगह कोई तुकबंद होता तो कुछ और लिखता,
लेकिन शैलेंद्र जो कि इप्टा से ताल्लुक रखते थे, लेफ्टिनेंट मूवमेंट से जुड़े हुए थे, तो एक सड़क का गाना है, उसमें भी उसने एक बात पैदा की। बहुत। और आपने जो एक भजन लिखा है लगान के लिए, वो बहुत मुझे हमारी एक दोस्त है, पेंटर है बड़ी अच्छी, उन्होंने मुझे फोन किया, कहले भाई तुम कहते हो कि तुम एथीस्ट हो और तुम गॉड में बिलीव नहीं करते हो और सुपर नेचुरल को नहीं मानते हो, ये जो भजन तुमने लिखा है इसके बाद मैं मानने को तैयार नहीं। ओ पालन हारे जो तुमने लिखा है, निर्गुण और न्यारे, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम एथीस्ट हो। तो मैंने कहा भाई शुक्र है कि आप इसे और किया। गब्बर सिंह के डायलॉग पे आप अगर ध्यान दे देती तो पता नहीं आप ये ना मानती कि मैं डाकू नहीं रह चुका हूँ। तो ये तो बड़ी जाती है आपकी। अच्छा दिलचस्प बात है, अभी कुछ दिनों पहले मुझे ट्विटर पे किसी ने एक ताना दिया, निर्गुण, आप खुदा को, गॉड को निर्गुण कह रहे हैं। अब क्या जाहिलों को क्या बताया आदमी कि निर्गुण कबीर ने किस सेंस में इस्तेमाल किया है गॉड के लिए। क्या उस वक्त पूरा एक मूवमेंट था जिसमें निर्गुण लफ्ज इस्तेमाल होता था कि यू कांट इवन डिस्क्राइब गॉड, कि आप उसका कोई गुण बता रहे, कोई खूबी बता रहे हैं तो आप उसे लिमिट कर रहे हैं। निर्गुण का मतलब नहीं उसमें कोई खूबी नहीं, आप नहीं बता सकते कि उसमें यह खूबी है, तो आपने उसे छोटा कर दिया। तो ये निर्गुण जो था उसका क्या सेंस था, क्या मतलब था, बेचारों को नहीं मालूम क्या करें। तो वो जो आखिरी गजल की फरमाइश थी वो अभी तक बाकी है। चलिए साहब, जाते जाते आपको गजल भी सुना देते हैं कोई ऐसी सी कि कल जहां दीवार थी है आज एक दर देखिए, कल जहां दीवार थी है आज एक दर देखिए, क्या समाई थी भला दीवाने के सर देखिए। अब इस दीवार और सर का एक रवायती ताल्लुक रहा है उर्दू शायरी में। ये दीवाने हमेशा दीवारें अपने सर से ही तोड़ते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन है वो है ना, सर भी दरकार है दीवार के दर होने तक, ये किसी उस्ताद शायर का मिसरा है। तो क्या समाई थी भला दीवाने के सर देखिए, पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत, क्या बात है, पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। वाह, पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बत, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए, छोड़ के जिसको गए थे आप कोई और था, छोड़ के जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूं वापस तो आकर देखिए। वाह वाह वाह, ज़हने इंसानी इधर आफाक की वसत उधर, ज़हने इंसानी इधर आफाक की वसत उधर, एक मंदिर है यहाँ अंदर के बाहर देखिए। वाह, ज़हने इंसानी इधर आफाक की वसत उधर, एक मंदिर है यहाँ अंदर के बाहर देखिए। और अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार में, अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार में, दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। वाह वाह, क्या बात, यही है बस। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने वक्त निकाला। तशनगी तो हमेशा बाकी रहती है आपको सुनने की और सुनने की, लेकिन आपसे इजाज़त लेते हैं और इस इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट को अंजुमन में के रिसाले में छापा जाएगा। अतर फारूकी साहब की कोशिश इन सीरीज़ के ज़रिए यही है कि एक वैरायटी हो आवाज़ों की जो उर्दू की दुनिया के हैं, जो लिखते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग तरीक़े से, जो ज़बान को सेहतमंद रखने में मदद कर रहे हैं। तो हम हर हफ्ते मिला करेंगे किसी नए शख्स से बातचीत। मैं जाने से पहले एक सवाल करना चाहता हूँ, इसलिए कि उर्दू का आपने गम किया था। आपको एक बात मालूम है, एक हिब्रू जबान है, हिब्रू एक लैंग्वेज है जिसे बोलने वालों के पास 2000 साल तक कोई मुल्क नहीं था, और 2000 साल तक उन्होंने अपनी जबान को जिंदा रखा। जी। सवाल ये है कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले उर्दू को क्यों नहीं महफूज कर सकते। और सीधी बात यह है कि आप अपने बच्चों को मजहब घर में सिखाते हैं, अगर उसमें से थोड़ा वक्त निकाल के आधे वक्त मजहब सिखा के, और अगर हो सके तो बजाय मजहब के अगर उर्दू सिखा दे
तो बच्चों का फायदा होगा। जी इस बारे में मैं चाहूंगा कि जो उर्दू वाले हैं सोचे कि भाई तुम घर में ही पढ़ाते हो ना ये सब, उर्दू उन्हें घर में पढ़ाओ, वो ज्यादा काम आने वाली है। जी, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करती हूँ कि ये घेटोज में हिब्रू को किसी ना किसी तरह से महफूज रखा। बहुत बुरे वक्तों में बावजूद सब तरह के ऑपरेशन के एक पूरी कौम ने अपनी जबान की हिफाजत की। हमारे पास तो इतना बुरा वक्त भी नहीं आया उर्दू पे, लेकिन उसके बावजूद जो हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। आपने दीन और मजहब की बात की कि उसके लिए सिखाया जाता है। मैं तो मैथ्स के ट्यूशन का एग्जाम्पल देती हूँ हर दफा कि आप ट्यूशन रखने के लिए तैयार हैं, मैथ्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, अंग्रेजी के लिए, वगैरह वगैरह, लेकिन आप एक ट्यूटर रख के अपने बच्चों को जबान नहीं सिखाना चाहते, तो हम किसको आखिर दोष दें। बहरहाल वो एक अपनी जगह एक विवाद है और उस पर बार बार बात की जाएगी। इस वक्त आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, और आपसे फिर दिल्ली में मुलाकात होगी। आदाब। और मैं सुनने वालों को ये बता दूं कि अगले संडे को 9 बजे हम फिर मिलेंगे। और अतर फारूकी साहब और अंजुमन तरक्की उर्दू का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये अरे मगर किससे मिलेंगे ये तो बता दीजिए, हम देखेंगे ये प्रोग्राम। अभी हम तय नहीं कर पाए असल में, ये अतर फारूकी साहब बताएंगे और वो जल्द से जल्द एक पोस्टर की शक्ल में फेसबुक पे और जगहों पे इसका ऐलान करेंगे कि अगले हफ्ते हमारा गेस्ट कौन होगा। ठीक है। आदाब, खुदा हाफिज। आपकी इजाजत से मीटिंग से एग्जिट कर रही हूँ, जूम मीटिंग से। जी।